जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टीचर डॉक्टर प्रीति मित्तल। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम क्लास 9th, दैट इज मोशन चैप्टर। मोशन चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है एंड मोशन चैप्टर में जो आप कंसेप्ट समझोगे दैट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल इन द नेक्स्ट चैप्टर्स इन 9th स्टैंडर्ड आल्सो, एंड 11th स्टैंडर्ड में फिर से सारे कंसेप्ट्स आएंगे दैट यू हैव लर्नड इन द 9th स्टैंडर्ड। तो मोशन चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़ना और मेरे साथ साथ हर एक टॉपिक को रिवाइज करते जाना, हर एक टॉपिक को समझते जाना। सो बी रेगुलर इन स्टडीइंग दिस चैप्टर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जानते हैं कि मोशन क्या होता है, तो आप सब बोलेंगे हाँ मैम, हम 9th क्लास में हैं, हम बिल्कुल जानते हैं मोशन क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है दैट मींस दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और अगर वो रुका हुआ है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मींस दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, मींस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और ये बिल्कुल ठीक भी है। तो मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं? चेंज इन पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद टाइम इज नोन एज मोशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ये कैसे पता करें? मोशन एक रिलेटिव टर्म है। कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशन और आप किसी ट्रेन को जाते हुए देखते हो, तो दैट ट्रेन अपीयर्स टू बी मूविंग टू यू, ऑल द पैसेंजर्स आर आल्सो इन मोशन अकॉर्डिंग टू यू। बट ट्रेन के अंदर बैठा हुआ एक पैसेंजर जब दूसरे पैसेंजर को देखेगा तो उसे क्या लगेगा? दैट बोथ ऑफ अस आर इन रेस्ट, क्योंकि दोनों ही बैठे हुए हैं, तो बोथ अपीयर्स टू बी इन रेस्ट। बट आप जब उनको स्टेशन पे खड़े होकर देख रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग दोनों ही पैसेंजर्स मोशन में है। इसी तरह से व्हेन वी आर ऑन अर्थ, अगर हम खड़े हुए भी हैं तो हमें लगेगा वी आर एट रेस्ट, आवर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। बट अगर यही आप किसी और प्लैनेट से अर्थ को देख रहे हो तो आपको पता है दैट द अर्थ इज कंटिन्यूअसली इन मोशन। और जिस तरह से ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं, सिमिलरली इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ, अकॉर्डिंग टू यू योर पोजीशन इज फिक्स्ड, मींस यू आर एट रेस्ट। बट अगर किसी और प्लैनेट से कोई पर्सन आपको वॉच कर रहा है तो यू नो दैट अर्थ इज कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन ऑब्जर्विंग फ्रॉम सम अदर प्लैनेट, यू आर ऑल्सो इन मोशन। So motion is a relative term. We have to take a reference point. हमें जब भी मोशन को डिस्क्राइब करना होता है तो हम एक रेफरेंस पॉइंट के कंपेयर करके मोशन को एक्सप्लेन करते हैं कि किसके कंपैरिजन में हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन पे समझ रहे हैं, और इस रेफरेंस पॉइंट को ही ओरिजिन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट O पे है और वो मूव कर रहा है 5 किलोमीटर्स, तो वो ओरिजिन, दैट इज द O पॉइंट, इज द रेफरेंस पॉइंट। वो O पॉइंट से 5 किलोमीटर्स दूर गया है। So such point is known as reference point. Now in this chapter we will be studying motion of two types. Motion के दो type हम पढ़ेंगे. First is linear motion, also known as motion in a straight line or rectilinear motion. And the second is circulatory motion. जब भी कोई object circular motion में घूम रहा होता है, that is known as circular motion. तो ये दो types of motion के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे। इसके अलावा vibratory motion भी होता है, but we are not going to study in detail about that type of motion. तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। ये सबसे इजी टाइप ऑफ मोशन है, इसको समझना सबसे आसान है बिकॉज ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में सीधा मूव कर रहा है। तो सपोज आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, यू कुड बी हैविंग थ्री वेज। यू कैन ईदर गो स्ट्रेट, सपोज ए इज जयपुर एंड बी इज दिल्ली, तो आपको जयपुर से दिल्ली तक जाना है तो तीन रास्ते हो सकते हैं। वन वे कुड बी अ स्ट्रेट लाइन पाथवे, सेकंड कुड बी समवॉट लाइक दिस, एंड द थर्ड वे कुड बी लाइक दिस। तो ये ऑप्शन 1, 2 एंड 3। अगर हम बात करें तो जो भी पाथवे हम चूज करें दैट विल बी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस। अगर हम कंपेयर करें तो पाथवे 1 में जितना टोटल लेंथ है पाथवे का, दैट इज नोन एज डिस्टेंस कवर्ड इन पाथ 1। पाथ 2 में जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस ऑफ पाथ 2, एंड पाथवे 3 में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है इस पाथवे का, दैट इज नोन एज डिस्टेंस 3। तो आप मुझे इजीली बता सकते हो कि इन तीनों में से सबसे कम दूरी हमको किस में चलनी पड़ेगी, कम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी थ्रू पाथवे नंबर 2, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पाथवे है। और जो ये स्ट्रेट लाइन पाथ होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट ओनली इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस कुड इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथवे दैट इज कवर्ड बाय यू फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ये डिस्टेंस जो है दैट कुड बी पाथ नंबर 1 की लेंथ, पाथ नंबर 2 की लेंथ या पाथ नंबर 3 की लेंथ। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी, उसके बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन द टू पॉइंट्स, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आप पॉइंट ए से स्टार्ट करके 5 किलोमीटर दूर एक पॉइंट बी पे गए। नाउ फ्रॉम बी यू रिटर्न बैक इन द सेम डायरेक्शन, आप 1 किलोमीटर चलते हैं एंड पॉइंट सी पर आ जाते हैं। सी के बाद आने के बाद आप फिर से 1.5 किलोमीटर वॉक करते हैं एंड यू कम टू अ पॉइंट डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया,
तो डिस्टेंस कवर आप बताओगे कि आप पहले 5 किलोमीटर्स गए, देन प्लस 1 किलोमीटर, देन प्लस 1.5 किलोमीटर, मींस टोटल आपने 7.5 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया। तो जो एक्चुअल लेंथ है पाथवे का वो कितना है 7.5 किलोमीटर्स, और इसलिए डिस्टेंस कवर्ड बाय यू इज 7.5 किलोमीटर्स। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द फाइनल पोजीशन। ओरिजिन पोजीशन ए है एंड फाइनल पोजीशन डी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओरिजिन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में कितना है, दैट इज 5 किलोमीटर्स। पहले आप एक डायरेक्शन में गए, उसमें से आपने 1.5 एंड 1 किलोमीटर वापस सेम डायरेक्शन में आए, मतलब आपको इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, that will come out to be 2.5 kilometers. तो आपका पोजीशन ओरिजिन पोजीशन से डी पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज 2.5 किलोमीटर, और ये 2.5 किलोमीटर ही आपका डिस्प्लेसमेंट है। ओके तो जब आप ओरिजिन पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाते हो तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ओरिजिन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, दैट इज ओनली नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। ठीक है, इसी तरह से आपका सुबह मन किया कि चलो आज जॉगिंग करते हैं, तो आप जॉगिंग करने निकल गए, आप स्टार्ट करिए आपके घर से और आप जाकर आए, यू वॉक्ड फॉर अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर्स। आप घर आके बोलते हो कि आज तो मैंने 6 किलोमीटर्स वॉक किया, बट आपकी मदर है फिजिक्स की टीचर एंड शी इज विल बी सेइंग यू दैट आपका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, बिकॉज जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था आप फाइनली उसी पोजीशन पे आ गए हो। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर्स विल बी जीरो इन दैट केस, क्योंकि आपने डिस्टेंस तो कवर किया बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बिकॉज ओरिजिन पोजीशन जिससे आपने स्टार्ट किया था वापस आप उसी ओरिजिन पोजीशन पे आ गए हो। तो ओरिजिन पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो मेजरमेंट होता है दैट ओनली इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। I would like to tell you one last example कि आप पॉइंट A नहीं, अब पॉइंट P लेते हैं। पॉइंट P से स्टार्ट हुए, आप पॉइंट Q तक गए, दैट वाज 1 किलोमीटर, ऑलरेडी बहुत वॉक कर ली है। 1 किलोमीटर चलने के बाद आप पॉइंट Q से वापस अपोजिट डायरेक्शन में आए, पॉइंट R तक गए, दैट वाज आपने टोटल ये डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्टेंस कवर किया 1.5 किलोमीटर। Q से R तक का 1.5 किलोमीटर का और डिस्टेंस आपने कवर किया। अब मैंने आपसे पूछा कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 1 किलोमीटर, आप एक डायरेक्शन में गए और फिर कितना माइनस करना है, दैट इज 1.5, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1 माइनस 1.5 और आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा 0.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर माइनस 1.5 किलोमीटर एंड दैट विल गिव यू माइनस 0.5 किलोमीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेगेटिव, मीन्स 0.5 किलोमीटर बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इससे आपको ये क्लियर होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज हैविंग अ डायरेक्शन ऑल्सो। हमने हर एक उसमें देखा कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, और ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं, दैट इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस हमने देखा कि डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था, हमने बस ये फाइंड आउट करा कि हम कितना मूव करें, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथवे कवर्ड बाय अस, वी हैव कैलकुलेटेड दैट ओनली एंड दैट इज डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस जिसमें हम डायरेक्शन को बिल्कुल भी कंसिडर करने वाले नहीं है, हम नहीं सोचने वाले कि किस डायरेक्शन में मूव हुए, एंड सच क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें सिर्फ हम मेजरमेंट करते हैं बट हम उसका डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते। ओके सो नाउ विल हैव अ कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट हो जाएगा और भी अच्छे से क्लियर। सो लेट्स हैव अ कंपैरिजन। So difference between distance and displacement is a very important question for your exams also. It usually comes as a 2 marks questions. So let's compare that. Distance is the actual length of the pathway covered by a moving object. So when it's moving, whatever is the length of the pathway covered by an object, that is known as distance, and it doesn't depend on the direction in which the object is moving. Whereas displacement is the shortest distance, that is the distance measured in a straight line distance, measured between the origin and the final position. So whatever is the shortest pathway between the origin and the final position, that is known as displacement. This distance is always positive for a moving object. So when an object is moving, distance covered कुछ ना कुछ तो होगा ही सही, and that always will be a positive value. ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर आप 5 किलोमीटर वॉक करके आए हो तो डिस्टेंस कवर्ड बाय यू कैन नेवर बी जीरो, इट वुड बी 5 किलोमीटर्स ओनली। बट अगर आप 5 किलोमीटर वॉक करके आए हो तब भी आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। आई गिव यू एग्जांपल फॉर दैट। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आई गिव यू द एग्जांपल फॉर नेगेटिव एंड जीरो वैल्यूज आल्सो। ओके नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस कवर्ड हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या उसके इक्वल होगा, क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सबसे छोटा रास्ता जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस या तो इससे ज्यादा होगा अगर आपने कोई और पाथवे कवर किया है, तो कोई और पाथ चूज किया है तो, या फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन में ए से स्टार्ट होकर बी तक गए हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, और अगर घूम फिर के गए हो, पाथवे कुछ आपका कर्व्ड है तो आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा। पर डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, और इसलिए डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल हो सकता है या कम होगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। नेक्स्ट इज डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करो वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो डिस्टेंस जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम डे टू डे लाइफ में जब भी बात करते हैं कि हम जयपुर से दिल्ली गए या आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो डे टू डे लाइफ में हम जो क्वांटिटी यूज करते हैं दैट इज यूजुअली डिस्टेंस, जिसमें हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते, और वो होती है एक स्केलर क्वांटिटी। और भी स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का कंपैरिजन भी देख लेंगे। बट एनी सच क्वांटिटी इन विच डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ओरिजिन से रिवर्स डायरेक्शन में चले गए तो नेगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, दोनों को ही एसआई यूनिट जो है दैट इज मीटर्स। इसके अलावा कुछ और यूनिट्स भी होते हैं लाइक सेंटीमीटर्स, किलोमीटर, माइल्स, इन सब में भी आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों को ही मेजर कर सकते हो, बट SI unit is meters. One very important thing, and like the takeaway for today's class, that so just remember that very important thing is that distance और displacement दोनों को ही हम represent करते हैं S से। That is something new for the 9th class students, क्योंकि अभी तक हम स्पीड को S से रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट 9th क्लास में हम स्पीड को S से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम S से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अभी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट ऑलवेज रिमेंबर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल S से। ओके, तो आज हमने स्टार्ट में ये टॉपिक पढ़ा है, स्टार्टिंग का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसका सिंबल भी है S फॉर स्टार्ट एंड S फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। रिमेंबर दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, नाउ आई शिफ्ट aside so that you can take a screenshot. Now let's look at some examples to even get a better concept clarity. Okay, suppose an object is there. Suppose a person is moving on a circular path and the radius of this pathway is 21 meters. 21 मीटर का एक रेडियस का एक पाथवे है और एक पर्सन सर्कुलर मोशन में इसमें मूव कर रहा है. You have to find out the distance covered and displacement after 3 rounds. Okay, डिस्टेंस कितना कवर किया 3 राउंड्स के बाद में, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है 3 राउंड्स के बाद में, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट दैट. डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथवे, और ये सर्कुलर पाथवे है तो डिस्टेंस होगा 2 पाई r. आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई r, तो डिस्टेंस विल बी 2 पाई r. दैट विल बी द डिस्टेंस इन 1 राउंड, बट क्योंकि ये 3 राउंड्स कवर कर रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 2 into 22/7 into radius is 21 multiplied by 3. 7 3s are 21. Now just multiply that, we'll get 396 meters. So the distance covered is 396 meters after 3 rounds. But now we are asked to find out the displacement. Displacement after 3 rounds will be 0, because the person started from a position A and came back to the origin A only. Since origin से उसकी position change नहीं हुई है, इसलिए displacement will be equal to 0. That is the condition after 3 rounds. Now, in the second part of the same question, you are asked to find out the distance and displacement after 3.5 rounds. 3 round की जगह कितने rounds में आपको calculate करना है? You have to find out distance and displacement now in 3.5 rounds. Okay, so for 3.5 rounds, you have to calculate the same. Now the distance will be equal to 2 pi r multiplied by 3.5. क्योंकि अब 3 राउंड्स नहीं, वो 3.5 राउंड्स कवर कर रहा है. ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई r into 3.5. दैट विल गिव यू 2 into 22/7 into 21 multiplied by 3.5. Okay, now just do the calculations in a similar way. So that comes out to be 462 meters. Just multiply that and we'll get 462 meters. That is the distance covered in 3.5 rounds. Okay, now displacement कितना हुआ 3.5 rounds के बाद? तो 3.5 rounds means circle 1 complete किया, 2, 3 and half a round. Half a round means वो opposite side किसी point B पे आ जाएगा. Means you have to find out this diameter. Okay, और इस diameter को आप find out करोगे तो 21 is the radius and the diameter will be 21 plus 21, that is 42 meters. So displacement in such condition will be equal to the diameter of the circle, and that will be equal to 42 meters. Okay, so I hope this distance and displacement are clear to you all. We'll practice some more numericals, but be ready with your copy and pen so that I'll be telling you the questions and you'll be working it out by yourself. Let's practice one more numerical based on the same thing. So it's given in the question that a boy starts from a origin O and moves towards the north direction 5 meters. 5 meters towards the north direction, and then he goes 12 meters towards the east. So towards the east, the person moves 12 meters. What is the distance and the displacement of the person? Okay, so in this case, when you have to count the distance, it's very easy. So distance is the actual length of the pathway. So he first moved 5 meters and then 12 meters. So the distance covered by the person is 12 plus 5, that is 17 meters. Just we have to add whatever he traveled.
And now finding out the displacement. So how can we find out the displacement? In case of displacement, we have to find out if this is A and this is B, we have to calculate the OB. This, if we calculate, then we can find out the displacement, because displacement is the straight line between the origin and the final position. Now in this condition, can you tell me how you can find OB? This looks something similar to you all. Right angle triangle दिख रहा है आपको, and if it's a right angle triangle, आपको पता है using Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, you know that OE square is equals to OA square plus AB square. Okay, so OA is 5, that is equals to 5 square plus 12 square. 5 square is 25, 12 square is 144, and that makes it 169. 169 is OE square. So OE will be under root of 169, and under root of 169 is 13. You have to remember some of the square roots. So remember that 169, under root of 169 is 13, and so displacement will be equal to 13 meters. Okay, so displacement 13 meters. So you could be given many options in the shapes. It could come out to be a triangle or a square or a circle, and you have to find out the distance and displacement. Okay, now we'll work out the numericals on the questions based on this topic given in your NCERT book. So be ready everyone to answer it by yourself. So before we move on, I would like to tell you one last thing. That is, an instrument is there that is fitted in the cars, and that tells you how much distance that car or any vehicle has covered. And that instrument is known as odometer. Remember, it's an important 1 marks question that name the instrument fitted in the vehicles to show the distance traveled by any vehicle. And that instrument is odometer. Okay, O-D-O-M-E-T-E-R. The odometer is fitted in the vehicles that tells you how much distance your car or any vehicle has covered. Okay. Similarly, to show the speed, there is speedometer. So odometer will tell you the distance, and speedometer, as the name suggests, tells you the speed. Now let's move on to the questions given in your NCERT book after the topic distance and displacement. So question number 1. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. So yes, we know that it is possible that distance is covered by an object, the object is moving, but still the displacement is zero if the person comes back to his origin only. Okay, for example, if a person is doing jogging on a circular track, after completing one complete round, displacement becomes zero because the person comes back to his origin. Okay, we have seen that in this video only. Okay, so now question number 2. A farmer moves along a boundary of a square field of side 10 meters in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 meters 20 seconds from his initial position? So in this question, it's given that time taken for one complete round is 40 seconds. And how much is the length of the first round? That is, it's a square having 10 meters side. So each side is 10 meters. Since it's a square, the total distance हो जाएगा 40 meters. बड़ा ही तेज farmer है हमारा, है ना? 1 second में 1 meter complete कर रहा है, because 10 meters total is 40 meters, because the total length of the pathway will be 40 meters, और 40 meters वो cover कर रहा है 40 seconds में. बहुत quick है. So distance covered in one round is 40 meters, and total time is 2 minutes 20 seconds. 2 minutes 20 seconds. Let's convert that into seconds. So 2 minutes is, you all know that it's 2 into 60 seconds plus 20 seconds. So that comes out to be 120 plus 20. That is 140 seconds. Okay. Let's find out the number of rounds. In 40 seconds, he is completing one round. And number of rounds in 140 seconds. So let's find out. Number of rounds is equal to total time divided by time taken for one round. And that would come out to be 140 divided by 40. So it comes out to be 3.5 rounds. So the farmer has completed 3.5 rounds. Okay. The distance covered, we have to find out the distance covered also. So the total distance covered will be distance covered in one round, that is 40 meters multiplied by number of rounds, and that will give you 140. है ना, वैसे भी इजी है because it was covering 1 meters in 1 second, तो 140 seconds में 140 meters हो जाएगा, logically भी है. Okay, so that is the distance covered. Now again we have to find out the displacement. Displacement find करने के लिए हमें find out करना पड़ेगा इसने 1 round, 2 round and 3 round. After 3 rounds he came back to the origin. If he started from A, तो वापस origin पे ही आ जाएगा 3 rounds के बाद. Then 3.5 rounds are there. 0.5 round means आधा round. तो जब वो आधा राउंड और कंप्लीट करेगा तो डायगोनली अपोजिट आ जाएगा. तो अगर ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनली अपोजिट पर्सन होगा आफ्टर 3.5 राउंड्स. सो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए फिर से हम वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे.
using Pythagoras theorem, we'll be having AB square is equals to OA square plus OB square, and it's 10 square plus 10 square, and that will give you 10 square is 100 plus 100, so that will give you 200. Now that is AB square, so AB will be equal to under root of 200, and that is 10 root 2, because 200 could be written as 2 multiplied by 100, and 100 का root होता है 10, you all know that, so 10 root 2. Okay, तो AB आ गया 10 root 2, और अगर 10 root 2 is AB, आप इसको solve भी कर सकते हो. root 2 की value होती है 1.414. Okay, so 10 multiplied by 1.414, and that will give you 14.14 meters. So displacement will be equal to 14.14. So the displacement is equal to 14.14 meters. Okay, so that's all about distance and displacement in this particular question. Now I'll shift aside. So if you want to take a screenshot, you can take. Now coming to the third question in the sequence given in your NCERT book. So which of the following is true for displacement? It cannot be 0. So no, it's not true that displacement couldn't be 0, because we have seen examples then when the object was moving, but still displacement was 0. So this statement is not true. Give an example always. Okay. Now second part of the same question is the magnitude of displacement is greater than the distance traveled by the object. So it's not possible. Displacement can never be more than distance. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, उससे कम हो सकता है, बट डिस्टेंस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की तो डेफिनेशन में ही है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द फाइनल पोजीशन. तो वो शॉर्टेस्ट किसी और से कम कैसे हो सकता है? सो इट्स नॉट पॉसिबल. बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स ओनली. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड के बारे में आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, तो आप इस टर्म से फैमिलियर हैं. तो पहले स्पीड के बारे में ही बात करते हैं. व्हाट इज स्पीड? Speed is a distance covered by an object per unit time. और इसी से मिलता है हमें स्पीड का फॉर्मूला, that speed is equals to distance upon time. आप जानते हैं डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस दोनों में ही डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता. हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्टेंस पढ़ा था और हमने देखा था कि डिस्टेंस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है. तो distance and time both doesn't require this direction, and so speed is also a scalar quantity जिसमें direction important नहीं है. जब भी कोई आपसे डे टू डे लाइफ में भी पूछता है कि आपकी स्पीड कितनी है, तो you need not mention the direction. तो इसलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. अब बात करते हैं स्पीड के SI यूनिट के बारे में. तो आपको पता है डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर्स और टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड. तो स्पीड का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड को लिखने का एक तरीका और है, यू कैन राइट मीटर पर सेकेंड एज मीटर सेकेंड टू द पावर -1. एक्सपोनेंट जब भी माइनस में होता है, दैट शोज इट इज अ डिनोमिनेटर. तो मीटर पर सेकेंड आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड टू द पावर -1 आप ऐसे भी लिख सकते हो. बोथ द वेज इट इज करेक्ट. सो बोथ शोज द SI यूनिट ऑफ स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकेंड. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन, ध्यान रखना, ये आगे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम आएगा. सो हमने देखा था कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते थे हम सिंबल S से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से. प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे S से. अब D से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे जो हम छोटी क्लासेस में करते थे. तो फिर स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्पीड के लिए हम सिंबल यूज करते हैं V. So remember that it's very important. V symbol यूज करेंगे अब हम स्पीड के लिए, and that is distance, that is S upon time, that is T. So ये तो हो गई स्पीड की बात. Now speed is of two types. It could be uniform speed or non-uniform speed. यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग समझ लो. यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है एक जैसा, इसलिए आप सब स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स लुक सिमिलर. सब एक ही जैसे कपड़े पहनते हो, एंड दैट इज व्हाई दैट इज नोन एज योर यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड. तो जब भी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो उसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड. सपोज एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग 5 मीटर डिस्टेंसेस इन 1 सेकेंड,
तो नेक्स्ट सेकेंड में भी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट विल ऑल्सो बी 5 meters. So every second the object will be covering 5-meter distances. Means equal distances are covered in equal intervals of time and that will be known as uniform speed. Now इसी तरह से होता है इसका ऑपोजिट, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? डे टू डे लाइफ में जब हम मूव करते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है दैट इज यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब हम कभी जल्दी चलते हैं, कभी थोड़ा धीरे चलाते हैं. इफ यू आर साइक्लिंग देन समटाइम्स यू आर साइक्लिंग वेरी वेरी फास्ट, और जब आप थक जाते हो थोड़ा स्लो डाउन करते हो. तो यूजुअली हम डे टू डे लाइफ में कभी भी एक जैसा डिस्टेंस एक टाइम इंटरवल में कवर नहीं करते एंड यूजुअली वी मूव विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. हमारी स्पीड पूरे टाइम एक जैसी नहीं होती एंड दैट वी कॉल इट एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज डिफाइंड एज व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में 3 meters डिस्टेंस कवर कर रहा है और सेकेंड के बाद वो 4 meters डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब उसकी स्पीड चेंज होती रह रही है, थोड़ी देर वो तेज चला रहा है, थोड़ी देर वो धीरे मूव ऑन कर रहा है, एंड वेन एवर द स्पीड इज चेंजिंग विद टाइम दैट इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो ये तो है सब बहुत ही इजी टॉपिक, है ना बच्चों? इट्स वेरी इजी. अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की. अगर मैं आपसे बोलूं कि आप दिल्ली गए और आप दिल्ली गए थे तो आपकी स्पीड कितनी थी, आपने किस स्पीड पे आपके व्हीकल को मूव करा, तो आप बोलोगे द स्पीड वाज अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर और इट वाज 40 और 60 किलोमीटर पर आवर. पर क्या पूरे टाइम आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी? नहीं. कभी कभी ट्रैफिक ज्यादा था तो आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, कभी कभी ट्रैफिक कम था तो आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, दैट वाज मे बी 60 किलोमीटर पर आवर. तो फिर आपने मुझे ये क्यों कहा कि आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी? वो आप एक एवरेज बताते हो, कभी जल्दी कभी धीरे, बट टोटल टाइम को आप यूज करते हो कि हाँ मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया और मुझे टोटल इतना टाइम लगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है. तो बच्चों ये जो आप एवरेज स्पीड आपकी बता रहे हो, यही तो कंसेप्ट है हमारे साइंस, हमारे फिजिक्स में भी. सो दैट इज व्हाई फिजिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, क्योंकि हमारी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग ही है ये. तो एवरेज स्पीड क्या होती है? Average speed means total distance covered divided by total time taken. Okay? तो average speed हो जाएगी आपकी total distance upon total time taken. और ये आपको बताएगा कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी. तो अगर आपने एक डिस्टेंस कवर किया, सपोज 500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, और आपको उस 500 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करने के लिए सपोज आपको लगे 10 आवर्स, आपको कितना टाइम लगा? 10 आवर्स में आपने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर. 50 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी योर स्पीड. अब आप कहोगे कि मैम आपने तो बताया था कि स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, बट यहाँ पर तो आपने किलोमीटर पर आवर में मेंशन करा है स्पीड को. तो इट्स वेरी इजी. स्पीड के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, लाइक किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं. पर जो एसआई यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड. कभी कभी आपको पूछ लेंगे कि आपको आंसर स्पेसिफाई करना है मीटर पर सेकेंड में, ये आपको स्पेसिफाई करना है जो वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी हैं दैट आर इन किलोमीटर एंड आवर्स, और आपसे आंसर पूछेंगे कि राइट द आंसर इन एसआई यूनिट. तो एसआई यूनिट में हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी. तो 50 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आई है, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में. तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 50 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. अब एक घंटे को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम का है सेकंड्स. 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स. ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 5/18. ओके, 5/18 आएगा. हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो
फर्दर डिवाइड करते हैं, 2 9 टाइम्स इज 18, 2 25 टाइम्स इज 50, बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125 अपॉन 9 and that will give you 13.8 meter per second. So that will give you 13.8 meter per second. Okay. So by that way you can find out the answer in meter per second. बस हमें उनको convert करना होगा and we'll get the answer. Okay. I hope this is very easy for you. Up till now सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, सब कुछ बहुत easy है. And if you like the explanation, so share it with your friends and just let me help to spread knowledge. So let's move on now. We'll learn about the concept of velocity और उसके बाद हम करेंगे कुछ numericals ताकि हमारे concepts हो जाएंगे और भी ज़्यादा clear. So now what's velocity? Velocity के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार याद करते हैं डिस्प्लेसमेंट को. हमने देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस और हमने समझा था कि जब डिस्टेंस कवर्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट. आई होप यू रिमेम्बर दैट. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वेलोसिटी. जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का बड़ा भाई था, इसी तरह से स्पीड की बड़ी बहन है वेलोसिटी. मतलब कुछ कुछ सिमिलर है दोनों. जैसे हमने देखा था कि डिस्टेंस अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. और इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी को. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. जैसे हमने स्पीड को डिफाइन किया था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट वाज स्पीड. तो वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, दैट विल गिव यू द वेलोसिटी. अब जैसे स्पीड के बारे में हमने कहा था कि स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला से, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसी तरह से वेलोसिटी को एक्सप्लेन करते हैं हम. वेलोसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विल गिव यू वेलोसिटी. वेलोसिटी को सिंबलाइज कैसे करेंगे हम? v is equals to s upon t. तो v represents velocity, इसलिए हमने स्पीड को भी कहा था v, और क्योंकि v comes from the word velocity, तो velocity v is equals to distance s, displacement s divided by time. बच्चों NCERT बुक में तो यही सिंबल्स दे रखे हैं, बट एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करने के लिए आप हायर क्लासेस में देखोगे कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है उसे हमें को रिप्रेजेंट करना है तो उस सिंबल के ऊपर हम लगा देते हैं एक एरो एंड दैट रिप्रेजेंट्स कि हाँ ये वेलोसिटी है, और सिंपली v लिखते हैं, दैट मींस स्पीड. सिमिलरली डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय s एंड s के ऊपर जब भी आप एक एरो शो करते हो दैट शोज दैट इट इज डिस्प्लेसमेंट. तो ये वेक्टर क्वांटिटीज जो भी होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली आप हायर क्लासेस में देखेंगे कि उनके ऊपर सिंबल के ऊपर लगा दिया जाता है एक एरो एंड दैट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम द स्केलर क्वांटिटीज. क्योंकि हम डिस्टेंस को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो एक जैसे हो गए. तो अलग अलग करने के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एस वेक्टर. उसको रीड करते हैं एस वेक्टर. ओके, सिमिलरली वी वेक्टर. वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये और इसलिए इनको रिप्रेजेंट करेंगे विथ अ एरो ऑन इट्स हेड. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैम बोलते बोलते आपने ये भी बता दिया कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. हाँ बिल्कुल एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी. ठीक है, अगर इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो वही डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट होता है मीटर, टाइम का वही सेकंड, तो इसका भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड फॉर टाइम. सो इसका भी एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड और दैट कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय m s to the power -1. -1 मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट में जब भी माइनस साइन आता है दैट रिप्रेजेंट्स इट इज अ डिनोमिनेटर. ओके, सो दैट इज इजी डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी को भी हम वही दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नाउ मैं आपको देती हूँ एक टेक अवे आज की क्लास के लिए जो आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट. कभी मत भूलना, नींद में भी उठा के मम्मी पूछेगी
तो आप बता देना दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ये आपके बहुत काम आने वाला है बच्चों, इसलिए याद रखना, जब भी यूनिफॉर्म मोशन बोला मतलब यूनिफॉर्म मोशन मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जगह एक टर्म और यूज कर सकते हैं, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। तो आगे आपके इस चैप्टर में बहुत बार यूनिफॉर्म मोशन वर्ड आएगा, हम ग्राफ्स भी देखेंगे तब भी आएगा, तो इसलिए याद रखना दैट यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, याद रहेगा मेरे बच्चों को। ओके, सो दैट इज अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हमने बोला कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, डेफिनेशन तो ठीक है मैम, बट क्या क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें होनी चाहिए स्पीड भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो अगर स्पीड या डायरेक्शन दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो जाती है तो फिर उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन हम तभी करेंगे जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कवर कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी सेम है, मतलब इट्स हैविंग मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। ना तो उसका स्पीड चेंज हो रहा है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एंड देन ओनली वील कॉल इट एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। I hope that's very clear to you all. Okay, so let's move on to non-uniform velocity. Non-uniform velocity means when an object is covering unequal displacements in equal intervals of time. That is known as non-uniform velocity or non-uniform motion भी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रही है, और both of them are changing. That is, the speed is also changing, direction is also changing, then we'll call it as non-uniform velocity. So when you go to your school or whenever we go to market or whenever we going any place from one place to another, हम usually follow करते हैं non-uniform motion, क्योंकि ना तो हमारा speed same होता है ना ही direction same होता है, and usually day to day life में हम follow करते हैं non-uniform motion, that is non-uniform velocity, because हमारा direction और speed दोनों ही change होते रहते हैं। ओके, तो फिर एवरेज हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए भी, क्योंकि ये तो चेंज हो रही है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए भी हम वही करेंगे जो कि हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए किया था, एंड दैट वाज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, एक बात और बता रही हूँ बच्चों, अभी बहुत इजी लग रहा है ये फॉर्मूला, है ना, इट सीम्स टू बी वेरी वेरी इजी, पर इसको बहुत अच्छे से याद रखना। आई गिव यू अ न्यूमेरिकल एंड आई विल चैलेंज यू कि फॉर्मूला यही यूज करना होगा उसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, और दैट विल बी अ चैलेंज फॉर यू ऑल कि आप उसको सही करके तो दिखाओ first instance में। Okay, just remember this formula that total displacement upon total time will give you the average velocity. Okay, so we have seen the concept of speed and velocity. Now let's practice some numericals based on this average speed, average velocity, सारे basis पे हम कुछ numericals practice करते हैं, and that will make our concept very very clear. Okay, so let's move on to some numericals. So note down this interesting question number 1 for this topic, that Rohit goes to a shop 5 kilometers away from his home and reaches there in 1 hour. He takes 1.5 hours to come back home. Calculate the average speed and average velocity of Rohit. Okay, किसी बच्चे का नाम रोहित है तो just mention that in the comment section. Okay, and tell me why you took so long to come back home, Rohit. Okay, so moving on to our question. Total distance cover किया रोहित ने, 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर वापस आया, that is total distance will be 10 किलोमीटर. Okay, now total time कितना लिया उसने? Total time taken was 1 plus 1.5, that is 2.5 hours, क्योंकि वो 1 घंटे में गया and 1.5 hours में वापस आया, so total time is 2.5 hours. Okay, now आपसे पूछा है कि average speed कितनी होगी? Average speed आप सबको पता है, that is total distance upon total time taken.
सो टोटल डिस्टेंस इज 10 डिवाइडेड बाय 2.5. मुझे पॉइंट रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगी, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा एंड इट विल बिकम 25. डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है एंड सो इट विल बिकम 100 अपॉन 25, दैट इज 4. 25 4 टाइम्स इज 100, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर. 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा रोहित गया था. दैट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ रोहित. ठीक है, अब आपसे सेकंड पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. बट बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो स्टार्ट भी अपने घर से किया था एंड ही केम बैक होम ओनली. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट केम आउट टू बी 0 and 0 divided by anything will also be 0, and so average velocity रोहित की है 0. Okay, so average velocity would be equal to 0. I hope you were able to do the question by yourself. It was an easy question for you all. अभी ये challenge वाला नहीं था. Next question would be a challenge, but I'll just shift aside so that you can take a screenshot if you want. Now the challenging question for you all, use the same formula and do this question. Now we'll take the name of Ria. Okay, Ria nahi hai Priya. Okay, whatever you wish. So Ria goes to the market with a speed of 20 km per hour and she comes back at a speed of 40 km per hour. Calculate her average speed and average velocity. Everyone pause the video and try to do it by yourself quickly so that find out your answer. बच्चों आप बोलोगे कि मैम इस क्वेश्चन में तो डिस्टेंस मेंशन ही नहीं है, टाइम भी गिवन नहीं है, तो हम एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे. बट रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. 3 मार्क्स का ऐसा एक इजी सा क्वेश्चन आपकी लाइफ में आएगा, आपके एग्जाम्स में जरूर आएगा एंड एक बार आप इसको सॉल्व कर लोगे फिर आपको लगेगा अरे मैम ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत ईजी था. ओके, बट इट्स अ चैलेंज फॉर यू राइट नाउ क्योंकि अभी आपने इस टाइप का एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है. So just I hope you have tried to do this question. Now let's move on to the solution. आपको कहा है कि रिया की स्पीड जाते वक्त कितनी थी, that was 20 किलोमीटर पर आवर. तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड was 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और रिटर्न टाइम पे स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड while returning was 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, जब वो मार्केट गई और वापस आई तो डिस्टेंस तो जितना जाते टाइम था उतना ही रहेगा लौटते टाइम में. तो हम अगर सपोज कर लें कि डिस्टेंस जाते वक्त था x किलोमीटर्स तो लौटते वक्त भी x किलोमीटर ही रहेगा. तो टोटल डिस्टेंस जो रिया ने कवर किया वो कितना हो जाएगा, 2x किलोमीटर, है ना. ऐसे ही हम करते हैं, जो भी चीज दी हुई नहीं होती क्वेश्चन में, क्योंकि हमें है पता फॉर्मूला दैट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारा फॉर्मूला है. बट अब हम कैसे कैलकुलेट करें आगे का क्वेश्चन, बिकॉज ना तो डिस्टेंस मेंशन है ना टाइम. तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस मेंशन नहीं है तो हम उस डिस्टेंस को ले लेते हैं x. तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द रियाज होम एंड द मार्केट इज x किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x किलोमीटर जाना और x किलोमीटर वापस आना, दैट इज x प्लस x इज 2x किलोमीटर. ओके, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x किलोमीटर प्लस x किलोमीटर एंड दैट विल मेक 2x किलोमीटर. बच्चों इतना क्लियर है सबको? ओके, अब पता करते हैं कि जाते वक्त स्पीड टाइम कितना लगा और लौटते वक्त टाइम कितना लगा. ठीक है, तो सपोज हम कर लेते हैं, मानते हैं कि टाइम टेकन व्हेन गोइंग, टाइम व्हेन गोइंग इज t1 और सपोज करते हैं लौटते वक्त जो टाइम लगा दैट इज t2. टाइम टेकन व्हेन रिटर्निंग उसको मान लेते हैं t2. ओके, तो
टाइम t1 को क्या हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं मैम, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड सो स्पीड कितना था? जाते वक्त स्पीड था 20, डिस्टेंस तो x था, टाइम कितना था? t1। ठीक है, तो t1 कितना हो जाएगा? x अपॉन 20। आई होप दिस मच इज क्लियर। ओके, नाउ इसी तरह से हम t2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला तो सेम है। तो टोटल स्पीड कितने था उसका जाते वक्त, लौटते वक्त? दैट वाज 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस वाज x ओनली एंड टाइम वाज t2। ओके, तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि टाइम लौटते वक्त कितना लगा? बिल्कुल पता कर सकते हैं। t2 इज इक्वल्स टू, t2 को ऊपर भेज देते हैं, x अपॉन 40 हो जाएगा। t2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 40, तो x अपॉन 40 टाइम लगा लौटते वक्त, जाते वक्त टाइम लगा था x अपॉन 20। तो वही हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करते हैं, एंड लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो मैं एक बॉक्स बना लेती हूँ, ये हमारा टाइम आ गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड, और आपको पता है, याद है फॉर्मूला, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लगा? x जाते वक्त, x लौटते वक्त, दैट इज टोटल डिस्टेंस इज 2x, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। टोटल टाइम कितना हो गया? t1 टाइम लगा जाते वक्त, t2 टाइम लगा लौटते वक्त। ओके, सो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x अपॉन t1 की वैल्यू क्या है बच्चों? x अपॉन 20 प्लस t2 की वैल्यू क्या है? x अपॉन 40। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 40, तो 2x एज इट इज लिख देते हैं, अपॉन 20 और 40 का अगर एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा 40, तो इट्स 40। 20 की टेबल में 40 आता है 2 टाइम्स में, तो इट्स 2x, प्लस 40 की टेबल में 40 आता है 1 टाइम में, सो इट्स जस्ट 1x। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर, ये हमेशा याद रखना। 10th क्लास में भी बहुत काम आएगा आपके, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा कि जब भी डिनोमिनेटर का कोई डिनोमिनेटर होता है तो दैट बिकम्स द न्यूमरेटर। तो हमारा हो जाएगा 2x अपॉन 2x प्लस x इज 3x अपॉन 40 है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा, सो इट विल बी इनटू 40। ओके, नाउ वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट आउट नाउ, सो इट बिकम्स x and x कैंसिल हो जाएंगे। ओके, so it will become 80 upon 3 and that will give you the average speed as 26.66666 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज किलोमीटर और आवर्स में थी तो ये फाइनल आंसर भी हमारा आएगा किलोमीटर पर आवर में। ओके, तो हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी 26.66 किलोमीटर पर आवर, दैट वुड बी द एवरेज स्पीड। ठीक है, अगर आपने फाइंड आउट किया था एवरेज स्पीड को 40 प्लस 20 दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30, तो वो आंसर है गलत। एवरेज स्पीड को आप इन दो वैल्यूज का एवरेज निकाल के कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखना, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर बच्चों ये आंसर आपका आ गया, इफ यू हैव डन दैट करेक्ट, तो मम्मी को बोलना कि प्रीति मैम ने बोला है कि एक आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, है ना, बिकॉज यू हैव डन दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो आज तो एक आइसक्रीम बनती है, गर्मी का मौसम भी है, तो एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम दैट यू डिजर्व फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ हमें एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है, बट हमें बहुत अच्छे से पता है कि रिया अपने घर से स्टार्ट हुई थी, वापस घर पे ही आ गई है, तो इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया है 0 and that is why average velocity will also be 0। उसमें हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगी। सो लेट्स जस्ट नोट इट डाउन, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल time, and total displacement is 0, so the average velocity will also be equal to 0 only.
Let's discuss the in-text question of your NCERT book based on the topics speed and velocity. Starting with our first question, that is distinguish between speed and velocity. So let's have a look. Speed is the distance covered by an object per unit time. That is distance upon time. Means how much distance an object is covering in a specified time, that will give you the speed. Whereas velocity is the displacement covered by an object per unit time. So in this, distance is not considered. What is considered is displacement. So it is the displacement covered by an object per unit time, and formula will be displacement upon time. Speed of an moving object cannot be zero. अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड जीरो नहीं हो सकती. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो स्पीड जीरो हो सकती है, जीरो होगी. एंड अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, एंड दैट आंसर ऑफ स्पीड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. बट if we compare that with velocity, velocity of a moving object can be zero, it could be positive, it could be negative also, that we have seen. क्योंकि displacement पे depend करती है velocity, and हमने बहुत सारे examples देखे हैं कि अगर object move कर रहा है तब भी उसका displacement positive हो सकता है, negative हो सकता है, या फिर zero भी हो सकता है. and क्योंकि displacement negative and zero भी हो सकता है, इसलिए velocity of a moving object could also be positive, negative or zero. Okay. Next, speed में direction important नहीं है. When we talk about speed, we don't consider the direction, and that is why speed is a scalar quantity. Whereas velocity explain करते time हम हमेशा direction को consider करते हैं, तभी तो वो negative भी आ सकता है, and that is why velocity is a vector quantity. Okay, so these were the differences between speed and velocity. Now I'll just shift to side so that you can take a screenshot. Now, question number 2. Under what conditions the average velocity and average speed of a moving object can be equal? So, when an object is moving in a straight line without changing its direction, then the speed and velocity would be same, and so average speed and average velocity would also be the same. So, if it's moving in a straight line only without changing its direction, then whatever is the average speed, same is the value of average velocity. Okay. Now, moving on to the question number 4. What does the path of an object look like when it is in uniform motion? So, whenever an object is in uniform motion, I told you that it is talking about uniform velocity. And an object can have uniform velocity only if it's moving in a straight line. So, the path of an object would be a straight line. I hope you remember that. Now, moving on to question number 5. During an experiment, a signal from spaceship reaches the ground station in 5 minutes. What is the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the light of speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now let's solve this question. It's given that time is 5 minutes and speed is given in meter per second. तो बच्चों, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सारे वैल्यूज की यूनिट सेम होनी चाहिए. स्पीड जब मीटर पर सेकेंड में गिवन है तो टाइम भी सेकेंड्स में ही कंसिडर करना होगा, एंड टाइम इज गिवन 5 मिनट्स, तो बस हमें 5 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है. एवरी मिनट हैज 60 सेकेंड्स, तो हमने टाइम 5 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 60 एंड विल गेट 300 सेकेंड्स. नाउ speed is given 3 into 10 to the power 8 meter per second, and you know the formula of speed is distance upon time. और हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम. ये टाइम हमने ऊपर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, स्पीड इज गिवन 3 into 10 to the power 8 meter per second multiplied by 300 seconds, and that will give us 900 into 10 to the power 8. Okay, that could also be written as 9 into 10 to the power 10, and since it's distance, it will be having the unit meters. Okay, so why 9 into 10 to the power 10? Because 8 zeros were already there, 2 zeros are more. Now it's total of 8 plus 2, 10 zeros. Okay, exponent में 10 to the power 8 represents that 10 के बाद 1 के बाद कितने total zero हैं? 1 के बाद 8 zero हैं, तो 8 zeros already थे, 2 zeros से और multiply कर दिया, तो it will become 10 to the power 10. And so the solution would be 9 into 10 to the power 10 is acceleration.
फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं डेली लाइफ में क्या हमने ये टर्म पहले सुना है, क्या हम इस टर्म से फैमिलियर हैं? तो हाँ बच्चों, आप इस टर्म से बिल्कुल फैमिलियर हो। याद करो, जब भी कोई व्हीकल ड्राइव करता है या कभी आपने ड्राइव किया है कोई व्हीकल लाइक स्कूटी और बाइक, तो आप जानते हो दैट आप जैसे ही व्हीकल को टर्न ऑन करते हो देन उसकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए आप उसको एक्सेलरेशन देते हो या रेस ऑन करते हो। जब आप उसको रेस देते हो या एक्सेलरेट करते हो तो जो आप कर रहे हो दैट इज यू आर चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, एंड चेंजिंग वेलोसिटी विद टाइम इज ओनली नोन एज एक्सेलरेशन। तो हाँ, हम तो इस टर्म को पहले से ही जानते हैं। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करें तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? Acceleration is change in velocity per unit time. Change in velocity per unit time is acceleration, or it could also be written as rate of change of velocity. Rate word जब भी आ जाता है that simply means that divided by time. याद रखना इस बात को, ये हमेशा काम आएगी। बहुत सारे आपको ऐसे definitions मिलेंगे जब आप rate word use करते हो, तो that simply means you are dividing some quantity by time. So here rate of change of velocity means change of velocity divided by time, and that gives you the formula of acceleration. तो अगर acceleration का हम formula लिखें तो that will be acceleration is equal to change of velocity per unit time. अब बच्चों याद रखना, it's not velocity upon time, it's only change of velocity upon time. क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा बिल्कुल जीरो। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है हमारा एक्सेलरेशन। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे वो बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं आपके कुछ मार्क्स के बारे में। तो अगर मैं पूछूं कि इस साल अच्छे से कंटिन्यूअसली साइंस साथ साथ में पढ़ने से आपके मार्क्स कितने चेंज हो गए, तो आप बोलोगे मैम इस बार मैंने 90 मार्क्स स्कोर करे साइंस में, एंड लास्ट ईयर तक मैं समवेयर अराउंड 80 स्कोर करता था। सो आपके मार्क्स कितने चेंज हुए? अभी आपका फाइनल आपका स्कोर है 90 एंड इनिशियली यू यूज्ड टू स्कोर समवेयर अराउंड 80। तो 90 दैट इज फाइनल स्कोर माइनस इनिशियल स्कोर दैट वाज 80 विल टेल यू द चेंज दैट इज 10 मार्क्स। इसी तरह से होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑल्सो। चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी upon time, that is change in velocity upon time. Now इनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल केस a से, that represents the first alphabet of the word acceleration, that is equals to फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल v से, एंड इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं u से, एंड टाइम तो हमेशा ही हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के SI यूनिट के बारे में। तो इट्स वेलोसिटी एज अ न्यूमरेटर, चेंज इन वेलोसिटी है तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, दैट इज द सिंबल ऑफ वेलोसिटी ओनली, दैट इज मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड, तो इसलिए हमारे एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इट कुड बी रिटन एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट कुड बी रिटन एज मीटर सेकेंड टू द पावर -2। -2 रिप्रेजेंट करता है कि वो डिनोमिनेटर का पार्ट है। ओके, जब भी एक्सपोनेंट में माइनस सिंबल होता है दैट रिप्रेजेंट्स इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। Okay, so I hope you are clear with that. Just remember, acceleration है change in velocity and not velocity. So change in velocity divided by time will give you the acceleration. मतलब ये आपको बताने वाला है कि आपकी टाइम के साथ कितनी स्पीड को आप या तो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। Okay, so I'll just shift aside. In case you want to take a screenshot, you can take that. Now we'll discuss the types of acceleration. Type of acceleration includes uniform acceleration and non-uniform acceleration. अब ये uniform acceleration क्या है? अगर एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ मैं, if an object is there, initially उसकी velocity थी 0, it started from rest, उसकी speed and velocity दोनों ही थे 0, फिर उसने acceleration press किया, और आप ही हो आपकी स्कूटी पे एंड आपने एक्सीलेटर प्रेस किया, और सपोज
3 सेकेंड्स के बाद आपका वेलोसिटी हो जाता है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट 3 सेकेंड्स के बाद आपकी वेलोसिटी हो जाती है 12 मीटर पर सेकेंड, एंड फिर 3 सेकेंड्स के बाद अगर आपकी वेलोसिटी हो जाती है 18 मीटर पर सेकेंड। तो अब बात करते हैं कि आपका एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये है कंडीशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम तीनों ही कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एक्सेलरेशन द फर्स्ट केस विल बी फाइनल वेलोसिटी दैट इज 6 minus initial velocity upon time, and that gives you 6 upon 3, that is 2 meter per second square. तो आपका इनिशियल A1 फर्स्ट टाइम जो एक्सलेरेट किया आपने, दैट कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से बात करते हैं सेकेंड टाइम का आपका चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन कितना है A2, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज 12 माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब सेकेंड केस में जब हम बात कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि अब हम इस 3 सेकेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 6 अपॉन टाइम इज 3, 12 माइनस 6 इज 6 डिवाइडेड बाय 3, अगेन इट विल बी 2। तो आपका A2 की वैल्यू भी आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से A3 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A3 की वैल्यू आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी दैट इज 18 माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 3, एंड दैट विल गिव अगेन 6 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, क्या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज ना होना। तो क्या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है? नहीं, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 0, then 6, then 12, then 18 मीटर पर सेकेंड। सो यस, द वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो अब ये चेंज कैसा है, क्या इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पर इक्वल ही वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तभी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हर बार कांस्टेंट रह रही है, यूनिफॉर्म रह रही है, सेम रह रही है, एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन द वेलोसिटी इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम का आंसर आ रहा है सेम, then such a motion is known as uniform acceleration और uniform accelerated motion। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, और जब भी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे कहा जाता है डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम टर्म यूज करेंगे एक्सेलरेशन, जब भी डिक्रीज हो रही है देन वी यूज द टर्म्स डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। रिमेंबर दैट वेरी वेल। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके उसमें ये टर्म्स को यूज करा जाता है, रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। आई होप दिस टर्म इज क्लियर टू यू ऑल, ओके। बट डे टू डे लाइफ में हम फॉलो करते हैं यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट्स सी व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझने के लिए भी हम फिर से शुरू करते हैं हमारी स्कूटी या बाइक और फिर से राइड करके देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारी वेलोसिटी के साथ में। सो इनिशियली वी स्टार्टेड विद 0 वेलोसिटी, फिर सपोज वही 3 सेकेंड्स का ही टाइम लेते हैं अभी भी। 3 सेकेंड्स के बाद हमने अपनी स्पीड बढ़ाई और हो गई वो 6 मीटर पर सेकेंड। बट इतने में ही सामने से कोई आ गया और हमें थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ा। तो नेक्स्ट 3 सेकेंड्स के बाद हमारी वेलोसिटी हो गई सपोज 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। फिर से हमने थोड़ा सा इंक्रीज करा वेलोसिटी को और नेक्स्ट 3 सेकेंड्स के बाद हमारी वेलोसिटी हो गई सपोज 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं हमारा एक्सेलरेशन इन तीनों केसेस में। अगर हम इसको A1 कहते हैं तो A1 की वैल्यू आएगी चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एंड दैट विल गिव अस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा इनिशियल एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं A2। तो A2 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी इज 3 minus initial velocity is 6 divided by 3, and that will give you minus 3 divided by 3, that is minus 1 meter per second square. Minus 1 meter per second square
माइनस साइन शो करता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एंड दैट इज नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन. ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं a3, दैट इज द एक्सेलरेशन इन द थर्ड कंडीशन. दैट विल अगेन बी फाइनल वेलोसिटी minus initial velocity divided by time, and that will give you 1 upon 3. 1 upon 3 could be written as 0.33 meter per second square. So, इस कंडीशन में हमने देखा कि कभी हमारी एक्सेलरेशन थी 2, कभी -1, तो कभी 0.33. Means the value of acceleration is continuously changing. And whenever the value of acceleration is changing, such a motion is known as non-uniformly accelerated motion. और इस तरह की एक्सेलरेशन हम कहते हैं non-uniform acceleration. So I hope you are clear with the concept of uniform and non-uniform acceleration. एक क्वेश्चन है मेरा आप सबके लिए, जस्ट फाइंड आउट द आंसर बाय योरसेल्फ एंड लेट मी नो. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मींस उसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा. फाइंड आउट द एक्सेलरेशन इन दैट कंडीशन. ठीक है, we'll just have understood the concept of acceleration, uniform acceleration, non-uniform acceleration and deceleration. And आज देखते हैं हमें कितना अच्छे से समझ में आया ये टॉपिक by practicing some numericals. We are going to look at the questions given in the NCERT book after the topic acceleration. So let's start with our first question. First question says that how will you say that an object has uniform acceleration? So this question is having two parts. We are discussing the first part first. So how will you say that the object is there in uniform acceleration? When an object is moving in a straight line and its velocity is either increasing or decreasing uniformly. Uniformly means it is increasing or decreasing at equal amounts in equal intervals of time. Then such a motion is known as uniform acceleration. And example of uniform acceleration is whenever an object is coming towards the ground under the effect of gravity. Suppose you take a stone in your hand and you just drop it, you just leave it, then it will be coming towards the ground under the gravitational pull of the earth, and it will be ever increasing its velocity. It will start with zero velocity because you have just dropped that stone from your hand, and continuously it is when it's coming towards the earth, its velocity is going to increase by equal amounts in equal intervals of time. So whenever an object is in free fall, such a motion when object is coming towards the ground only under the effect of gravity, that is known as free fall. और ये free fall है, that is an example of uniform acceleration. तो जब भी कोई object free fall में है, it's coming towards the earth by the action of gravity pull, then it is known as free fall. And that type of motion is an example of uniform acceleration. Second part of the question says non-uniform acceleration. So whenever in day-to-day life we are moving from one place to another, then either we are not moving in a straight line or our velocity is sometimes increasing, sometimes it's decreasing, then it is an example of non-uniform acceleration. That type of motion is known as non-uniform acceleration. So how we'll define non-uniform acceleration? If an object is either changing its direction or the object is having increase or decrease in the velocity that is not in equal amounts in equal intervals of time, then it is known as non-uniform acceleration. Okay, example of non-uniform acceleration is movement of a car on a busy road. So when a car is moving on a busy road, that follows non-uniform acceleration. कभी कार की speed तेज होगी, कभी धीरे हो जाएगी, and so it will be having non-uniform acceleration. Okay, now moving on to second question, which is a numerical. Let's see. A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. What is the acceleration of the bus? So in this question, it's given that a bus was there and it was initially moving with a speed of 80 km per hour. Now, this will be represented by u because this is the initial velocity. Initially वो किस speed पे move कर रही है? 80 km per hour. फिर वो ब्रेक अप्लाई करेगी और फाइनली उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कम एंड इट विल बी 60 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना लगेगा इतने इस चेंज में? दैट इज 5 सेकेंड्स. नाउ अगर टाइम भी आवर्स में होता तो हम एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर सेकेंड स्क्वायर में फाइंड आउट कर सकते हैं.
but since time is given in seconds, we have to do the conversions और हमको velocity को भी convert करना पड़ेगा meter per second में. So let's do the conversion. First, the initial velocity. Initial velocity is 80 km per hour. So 80 into 1 kilometer is 1000 meters. हमें meter per second में convert करना है, तो हम किलोमीटर को मीटर में convert कर देते हैं. Now 1 hour is 3600 seconds. So just divide it by 3600. जब हम इसको divide करते हैं तो it comes out to be 5 by 18. 1000 upon 3600 आप अगर divide करोगे तो that comes out to be 5 upon 18. याद रख लो, हमेशा काम आएगा. Then we have to divide it further. So it will be 2 9 times. 2 40 times is 80. And just multiply that, we get 200 divided by 9. Okay. Now, final velocity is 60 km per hour. Do it by yourself and convert it into meter per second. I'm doing for myself. You do it for yourself. 3600. Now it's 5 upon 18. 2 9 times. 2 3 times is 60. That is it. Okay. Now you will say, ma'am, it could be divided further because 30 upon 9 could be still divided. But we won't divide that. We'll let it be like that only. क्यों हम divide नहीं करेंगे इसको? क्योंकि denominator में 9 है and इधर भी denominator में 9 है in case of initial velocity also. Denominator same होगा तो हमें LCM find करना easy हो जाएगा because we have to just find the change in velocity. तो इसलिए हम denominator दोनों का same रहने देते हैं and it comes out to be 30 times 5 is 150 and divided by 9. Okay. टाइम तो 5 सेकेंड्स है ही सही. अब आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मींस v माइनस u अपॉन t. पहले चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं. लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v माइनस u. सो लेट्स फाइंड आउट v माइनस u. आप डायरेक्टली इसी स्टेप में भी कर सकते हैं या सेपरेटली भी शो कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स फाइंड चेंज इन वेलोसिटी is equal to v minus u. Let's find out what's v. V is 150 upon 9 minus initial velocity was 200 upon 9 and that will be equal to minus 50 upon 9. Let it be like that. Okay. Now using this value in the formula. Okay. So A is equal to v minus u upon t. V minus u की value आई है minus 50 upon 9 and time is 5 seconds. So it comes out to be minus 50 upon 45. Okay. If we just divide that, we'll get minus 1.11. You can just divide it first by 5 also. Huh? 5 10 times is 50. 5 9 times is 45. 10 upon 9 will give you minus 1.11 meter per second square. Since it's acceleration, remember that it should be in meter per second square. Okay. So that's a simple solution of this. Why the answer is coming negative? नेगेटिव आंसर शो करता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन. ओके, तो इधर डीएक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है एंड दैट इज शोन बाय नेगेटिव साइन. ठीक है, सो आई विल जस्ट शिफ्ट टू साइड. सो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक दैट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम दिस टॉपिक. A train starting from a railway station. Starting from a railway station means initial velocity will be 0 and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. So let's have a look at the solution. It's given that initial velocity is 0 because the train is starting from rest. So whenever anything is starting from rest means initial velocity उसकी 0 है. Final velocity is given 40 km per hour. अब इसको convert करते हैं मीटर पर सेकेंड में. Acceleration के सारे questions में ही आपको मीटर पर सेकेंड में convert करना है. ये ध्यान रख लो बच्चों. Every time we'll be doing that. Okay. So 40 km per hour is equals to 40 into 1 kilometer is 1000 meters upon 3600 seconds. That will come out to be 5 upon 18. 2 times 20, 2 times 9. So it will give us 100 upon 9 meter per second. So final velocity is 100 upon 9 meter per second. Time is given 10 minutes. इसे भी हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, that is seconds. So 10 into 60, that will give you 600 seconds. Okay. Now we have to just find out the acceleration. तो वही simple formula जो हमें याद हो चुका है. Final velocity minus initial velocity upon time. Final velocity है 100 upon 9
-0 माइनस अगर आप किसी भी नंबर में से कोई भी 0 करते हो तो you get the same number only, so we need not subtract 0 from this. Now divided by time, and that will be equal to divided by 600. Zeros gets cancelled out, so it comes 1/54 meter per second square. It's positive because initial velocity is 0 thi and final velocity is increasing to 40 km per hour. Okay, so that's the solution of this question. It was an easy one, I think. Okay, I'll just shift aside so that you can take a screenshot. So related to this topic, we have just 3 questions in our book that we have completed, and we will be practicing many more questions later on. Okay, हम बात करने वाले हैं graphical representation of motion के बारे में. That is, it's now the time to evaluate कि आज तक हमने जो भी पढ़ा इस chapter में वो हमें कितना समझ में आया, कितना हम retain कर पाए हैं. So it will be like a revision for all the concepts that we have studied till now in the same chapter. So अब हम रिप्रेजेंट करेंगे मोशन के डिफरेंट कंसेप्ट्स को ऑन अ ग्राफ पेपर. ग्राफिकली हम किस तरह से मोशन को शो कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का किस तरह का मोशन है, एक्सेलरेशन है या नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मींस डिस्प्लेसमेंट है या ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. तो वो सब चीजें हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट विल मेक आवर concepts very very clear about all the things that we have studied till now. Okay, so I have drawn different graphs outlines and I'll be showing in these outlines. इसमें हमने 2 टाइप के ग्राफ्स हम ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू शो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जगह डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी होगा तो सिमिलर रिप्रेजेंटेशन होगा इन मोस्ट ऑफ देम. कुछ में चेंजेस आ सकते हैं. इन सम ऑफ द ग्राफ्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी अलग अलग हो सकता है. आई विल टेल यू दैट पॉइंट्स ऑल्सो. इसी ग्राफ को पोजिशन टाइम रिलेशनशिप या पोजिशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं क्योंकि एक तरफ हम पोजिशन ऑब्जेक्ट की शो कर रहे हैं मींस डिस्प्लेसमेंट एंड अदर साइड वी आर शोइंग द टाइम. टाइम को हमेशा रखा जाता है ऑन द एक्स एक्सिस एंड वी रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑन द वाई एक्सिस. तो अलग अलग शेप्स ऑफ ग्राफ समझते हैं कि वो ग्राफ क्या कहता है. what is the interpretation of that type of graph? We'll see that. Okay, so starting with the first one. First graph is displacement time graph. and अगर मैं इस ग्राफ को बना दूं कुछ ऐसे, so can you tell me what is this graph showing? What type of motion is represented here? बच्चों अगर कभी भी ग्राफ क्या कह रहा है ये समझ में ना आए तो इधर कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज पुट कर दो. ठीक है, तो हम टाइम एक्सिस पे सपोज लिख देते हैं ये ओरिजिन है 0, दैट इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड. नाउ हियर इट इज 2 meters, 4 meter, 6 meter, 8 meter एंड सपोज दिस इज 10 meters. ठीक है, तो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ क्या कर रहा है. हमने कुछ बस ऐसे ही मन से वैल्यूज लिख दी हैं. स्टार्टिंग में आपको ये वैल्यूज लिखने की जरूरत पड़ सकती है, बाद में जब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ को बिना वैल्यूज पुट करे भी आप समझ पाओगे. सो इन दिस ग्राफ व्हाट इज दिस ग्राफ शोइंग? हमने इसमें कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज पुट कर दी हैं. अब नाउ इट्स शोन कि 1 सेकेंड के बाद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थी 10 meters, मींस ओरिजिन से वो 10 meters दूर था. और 2 सेकेंड्स के बाद भी 10 meters, 3 सेकेंड्स के बाद भी 10 meter पे है और 4 सेकेंड्स के बाद भी 10 meter पे है. तो व्हाट इज दैट शोइंग? That shows that the object is at rest. तो जब भी displacement time graph या distance time graph इस तरह का है, straight line that is parallel to the x-axis. कई बार आपको ग्राफ ड्रॉ करके नहीं, आपको वर्ड्स में दे देंगे that a displacement time graph is there and which there is a parallel line to the x-axis. What is that graph showing? So that graph is showing that the object is at rest क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, वो ऑब्जेक्ट उसी जगह पर है and that is why this particular graph is showing that the object is at rest. Okay, now let's move on to the second graph. Here again I have drawn a displacement time graph, but अगर इसमें displacement time graph का shape कुछ इस तरह से है, that is origin and the graph is a straight line like this. So अगर फिर से हम hypothetical values put करके देखें तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, देखते हैं. So it's 1 second, 2 second, 3 seconds, 4 second, here 2 meters, 4 meter, 6 meter, 8 meters and 10 meters. So you can see that
At 0 time, it was at origin. After 1 second, it has covered approximately 2 meter distance. After 2 seconds, it has covered 4 meter distance. तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, उसका डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है. Now, what else it is showing is that ये यूनिफॉर्मली डिस्टेंस चेंज हो रहा है. अगर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालेंगे वैल्यू, अगर 2 सेकेंड्स के बाद देखें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2. अगर हम 4 मीटर्स जब पहुंच गया है, दैट इज आफ्टर 2 सेकेंड्स, इफ वी कैलकुलेट द वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. So velocity again comes out to be 4 divided by 2 and that is again 2. So in every case what is coming is ratio same आ रहा है. Distance upon time की fixed value आ रही है, constant value आ रही है और constant value show करती है that it is having uniform velocity. Uniform velocity means displacement upon time. If it is covering equal displacements in equal intervals of time, that is known as uniform velocity or uniform motion. इसी तरह से अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जगह डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो दैट वुड बी शोइंग यूनिफॉर्म स्पीड. तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो we'll say that it is showing uniform motion or uniform velocity. I told you earlier also that uniform motion and uniform velocity are synonyms. एक ही मीनिंग है दोनों टर्म्स का. ओके, बट अगर हमारा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो हम इसे कहते दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड. अगर डिस्टेंस है तो स्पीड के बारे में बोलेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट है सो विल टॉक अबाउट वेलोसिटी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. अब एक और कंडीशन वर्कआउट करते हैं. सपोज हमारा ग्राफ का शेप ऐसा है. ओके, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज कर्व्ड समवेयर. ओके, इस कर्व का शेप आप ऐसा भी देख सकते हो. इट्स कर्व शेप कुड बी समवेयर एल्स आल्सो, बट इफ इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन देन ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ शो कर रहा है दैट time is increasing, displacement is also increasing, but equal time intervals पे equal displacement cover नहीं हो रहा. जब भी ग्राफ का शेप यूनिफॉर्म नहीं है, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये ग्राफ शो कर रहा है दैट इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स द ऑब्जेक्ट इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि ये तो कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. ऑब्जेक्ट रैंडमली जैसे हम डे टू डे लाइफ में मूव करते हैं वैसे मूव कर रहा है. कभी टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, कभी डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कम हो गया है, और ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है. वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. ठीक है, बैक टू ओरिजिन भी तो कोई पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ सकती है. तो दैट इज शोइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन. डिस्प्लेसमेंट की कुछ और प्रैक्टिस भी करेंगे हम कि एग्जामिनर आपको इन्हीं शेप्स को यूज करके कैसे ट्रिक कर सकता है, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है. वी विल प्रैक्टिस दैट एज वेल. ओके, बट फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ऐसे बना दें दैट इट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो आप देखते से ही बोलोगे मैम ये तो वही वाला है, शायद ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. नहीं बच्चों, डोंट बी सो क्विक इन टेकिंग अ डिसीजन. आप देखो, एनालाइज करो, अगर समझ में ना आए तो हाइपोथेटिकली कोई भी वैल्यूज पुट करो, और फिर कैसे समझ में नहीं आएगा, 100% आपको समझ में आएगा कि ये ग्राफ आपको क्या कह रहा है. सो लेट्स पुट सम वैल्यूज. हियर इट इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 seconds, 4 seconds. Suppose this is 2 meter per second, 4 meter per second, 6 meter per second, and here it's 8 meter per second. तो आपको ये ग्राफ क्या बता रहा है? After 1 second the velocity was 8 meter per second. 2 सेकेंड के बाद भी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद भी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, एंड 4 seconds के बाद भी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड. That shows that the velocity is not changing, and when the velocity is not changing, that type of motion is known as uniform motion. Means इसकी है uniform velocity, same velocity, constant velocity, जिसे हम कहते हैं uniform velocity or uniform motion. So this graph is not representing that the object is at rest, क्योंकि ये distance time graph नहीं है. ये शो कर रहा है उसकी velocity, और क्योंकि उसकी velocity 0 नहीं है, object rest पे नहीं हो सकता. ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अच्छी खासी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, 8 meters per second कवर कर रहा है. सो दैट्स जस्ट शोइंग यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आई होप यू आर क्लियर विद दैट. नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ही वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप भी कहते हैं. नाउ इफ another graph is there, and suppose I have a graph like this.
In this, the graph is a straight line. Here is the time axis, here is the velocity axis. Okay, now what is this graph showing? When the object started, 0 time hai, velocity bhi 0 hai. Now time is increasing, 1 second, 2 seconds, 3 seconds and 4 seconds. Similar to that, 2 meter per second, 4 meters per second, 6 meter per second and 8 meter per second. So what is happening? Velocity continuously change हो रही है. And when the velocity is increasing uniformly, that is known as uniform acceleration. क्यों? Uniform acceleration क्यों कहा हमने? Change in velocity upon time workout करके देखते हैं. So first condition A1 calculate करके देखते हैं. A1 की value होगी, that is final velocity minus initial velocity divided by time. So it will be 2 minus 0 divided by 1 second and that will give you 2 meter per second square. तो ये हमारी आई वैल्यू A1 की. Now let's calculate A2. A2 में आप final velocity को 4 और initial velocity को 2 भी ले सकते हो, or you can take final velocity as 4 and initial velocity as 2. But अगर आप initial velocity 2 consider कर रहे हैं तो time interval भी आपको 1 second consider करना होगा, because ये जो change है 2 से लेकर 4 तक का, that came in 1 second. पहले 1 second time था and now time is 2 seconds. Okay, so suppose हम 0 से ही consider करते हैं. Suppose the final velocity is 4 and the initial velocity was 0. Now total time for this change is 2 seconds. So final velocity, that is 4 minus 0 divided by 2, that will give us, that is again 2 meter per second square. तो हमारा acceleration हमेशा same आ रहा है, and that is why this graph is representing uniform acceleration and the object is starting from rest. तो जब भी velocity time graph का shape हो straight line, that is representing uniform acceleration. And अगर वो origin point O0 से start हो रहा है, that means the object starts from rest and it's accelerating uniformly. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल. हमने एक बॉल को लिया एंड वी जस्ट ड्रॉप इट फ्रॉम आवर हैंड्स. तो जब ड्रॉप करा तो उसकी वेलोसिटी 0 थी. जैसे जैसे वो ग्राउंड की तरफ आता जाएगा, इट्स वेलोसिटी विल बी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. एंड दैट इज व्हाई द ऑब्जेक्ट विल बी हैविंग, आवर बॉल वुड बी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, अब एक सेकेंड कंडीशन भी हो सकती है पॉसिबल, लाइक द ग्राफ कुड बी लाइक दिस. नाउ कैन यू इंटरप्रेट इट बाय योरसेल्फ? थिंक ओवर इट. ये ग्राफ आपको क्या कहना चाह रहा है? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस ग्राफ टेलिंग यू अबाउट द टाइप ऑफ मोशन? ये ग्राफ शो कर रहा है अगेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी वाज इनिशियली नॉट इक्वल टू 0. 0 वेलोसिटी से वो स्टार्ट नहीं हुआ. अगर ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है एंड दिस इज 8. सो दैट इज शोइंग दैट द ऑब्जेक्ट जब हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी थी 4 मीटर पर सेकेंड, एंड नाउ विथ टाइम इट्स वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. सो बोथ दीज ग्राफ्स आर रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट द फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड द सेकेंड वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम सम इनिशियल वेलोसिटी. सम इनिशियल वेलोसिटी वाज देयर. ठीक है, so both are representing uniform acceleration. Now the next graph, suppose graph का shape है कुछ ऐसा. Now what is going on? ये क्या हो रहा है? हमारे लिए तो बस एक ही तरीका है, हम कुछ भी वैल्यूज पुट करके देखते हैं और हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो चलो आंसर्स पुट करके देखते हैं. कुछ वैल्यूज हाइपोथेटिकली दे देते हैं. 1 2 3 4 seconds, 2 meter per second, 4 meter per second, 6 meter per second, 8 meter per second, and here is 10 meter per second. So what is this graph showing? जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया 0 टाइम पे, तब उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एंड इट्स अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन हमेशा शो करता है दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. बट हियर वेलोसिटी तो कम हो रही है, तो यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन है या फिर रिटार्डेशन है. वी कॉल इट एज यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन.
तो इसमें क्या हो रहा है, whenever it's a straight line that shows that uniform acceleration or uniform deceleration is there. अगर velocity increase हो रही है तो uniform acceleration है, अगर velocity decrease हो रही है तो uniform deceleration है. Now my students are saying, मैम ये तो बहुत easy है, हमें तो बहुत easily समझ में आ रहा है. I hope you all are able to understand that very well. I hope it's very easy for you all. So do share it with your friends also and help me to spread knowledge. Now the next graph, velocity time graph है और इसका shape है like something like this. अगर shape ऐसा है, जब भी graph straight line नहीं है, मतलब कैसा है, non uniform acceleration है, क्योंकि velocity भी change हो रही है, time भी change हो रहा है, but uniformly change नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इस type के motion को कहते हैं non uniform acceleration. Acceleration is there, change in velocity is there, but it's non uniform. Okay. अब बच्चों एक क्वेश्चन आगे मूव करने से पहले आप मुझे इन सब ग्राफ्स में से बता सकते हो इन कौन से ग्राफ में शो कर रहे हैं दैट द एक्सेलरेशन इज जीरो. विच ऑफ द ग्राफ इज शोइंग जीरो एक्सेलरेशन? थिंक ओवर इट एंड लेट मी नो. Okay, I'm telling the answer right now itself that this graph is showing you that the acceleration is zero. Why it's showing acceleration is zero? क्योंकि acceleration का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी जीरो. एंड हियर दैट इज द कंडीशन. फाइनल वेलोसिटी भी 8 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी भी 8 मीटर पर सेकंड है. क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दोनों ही 8 हैं, इसलिए 8 माइनस 8 हो जाएगा 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल आल्सो बी 0. सो इन दिस कंडीशन एक्सेलरेशन इज 0. ओके, सो आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लिया, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन देख लिया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड हियर इट्स जीरो एक्सेलरेशन. ओके, नाउ बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी हैव लर्न्ड, हमें एग्जामिनर कैसे ट्रिक कर सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेट्स सी दैट. ओके, सपोज यू आर गिवन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लाइक दिस. Starting with O, this is A, this is B, and this is C. Okay, and it's a distance time graph. Distance time or displacement time? No, it's displacement time graph. Distance negative नहीं हो सकता, so it's not a distance time graph. This is a displacement time graph. और आपसे पूछा जाए कि OA किस टाइप का मोशन शो कर रहा है, तो OA is showing which type of motion? AB किस टाइप का मोशन शो कर रहा है एंड BC पार्ट ऑफ द ग्राफ क्या शो कर रहा है. आपसे ये पूछा जाए तो जस्ट थिंक ओवर इट, पॉज द वीडियो एंड think over yourself that what is this graph showing. Okay, so now I'll tell you that OA part of the graph is showing this kind of a motion, means it is uniform motion, uniform velocity. Uniform motion है, velocity लगातार बढ़ रही है because with time the displacement is increasing. फिर A से B तक का पार्ट शो कर रहा है that the object is at rest. अब ऑब्जेक्ट रुक गया है, it's not moving any further, so AB portion of the graph is showing that the object is at rest. BC part of the graph showing कि वो ऑब्जेक्ट वापस अपने ओरिजिन की तरफ आ रहा है. टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है. और आपको पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो दैट विल बी शोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए ग्राफ इज शोइंग कि ये डिस्प्लेसमेंट सपोज मान लो 10 मीटर्स पे था, फिर 8 मीटर आया, फिर 6, फिर 4, 3, 2, 1 and the displacement is decreasing, means the object is coming back to its origin. Okay, I hope you were able to work it out. Now एक और ग्राफ बताती हूँ मैं आपको, दैट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो कर रही हूँ, आपको बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का ग्राफ है. What is this graph showing? Okay, so I'm drawing a graph. Velocity and time graph is there, and this kind of a motion is there. Okay, now what is this graph showing? Think over it. Okay, if I just divide it O, A, and this is B. So what is OA showing? What is OB showing? Think over it. And I'm telling you the answers right now itself, but do let me know in the comments that were you able to work it out by yourself or you needed my help. It's okay in both the conditions.
So OA part of the graph shows that with time the velocity is increasing uniformly. So OA is showing uniform acceleration and AB is showing uniform deceleration. Okay, पहले वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, फिर ब्रेक्स अप्लाई करे और वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने लग गई. ओके, तो पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई और फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुई. ओके, दैट इज शोन बाय दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ. ओके फाइन. तो एक ऑब्जेक्ट था, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, उसने एक्सेलरेशन प्रेस किया, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती गई. एक पॉइंट आया जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, उसके बाद लगातार वेलोसिटी वापस से डिक्रीज होती गई. So it's coming in the negative way direction, that is showing uniform retardation or uniform deceleration. Now I'm drawing one last graph, that is again a velocity time graph only, but I'm drawing it there because that is the only space left on our board. So if I'm drawing a graph like this, it's a velocity time graph and it's like this, O, A, B. Now, can you tell me that what is happening in that condition? What is that graph showing? So, it's very easy to interpret. O to A is similar to this one. That is uniform retardation. So, initially the velocity of the object is continuously decreasing. And then it's continuously increasing from A to B. So, OA portion of the graph shows uniform retardation and AB portion of the graph shows uniform acceleration. Okay, I hope you are clear with all these concepts. I hope you are able to interpret all these graphs and understand all the concepts. Now, I would like to put on just simple 3 questions in front of you and tell me which graph is showing that. Okay, so you have thrown a ball in the upward direction and then it comes back to the ground after some time. Which graph is showing that? Okay. So, which of the graph is showing that a ball is thrown in the upward direction and then it comes back to the ground? तो जब आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो आपको कुछ उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी. नाउ जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा टुवर्ड्स द स्काई, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बच्चों? डेफिनेटली डिक्रीज होगी. और एक पॉइंट आएगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके बाद वापस वो अर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा. तो हमारा ग्राफ होगा ये वाला. सो कंटिन्यूअसली पहले उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी बिकॉज इट्स मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी. ग्रेविटी उसको नीचे बुला रही है बट वो ऊपर जा रहा है. सो इनिशियली उसका होगा वेलोसिटी डिक्रीज, दैट इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. बट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके बाद इट विल अगेन स्टार्ट कमिंग बैक टुवर्ड्स द ग्राउंड. जब वो ग्राउंड की तरफ आएगा, उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी एंड देयर विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Okay, so this graph is showing when a ball is thrown upwards and how it will come down. So that velocity is represented by that. Okay, now I hope you were able to tell the workout answer. If not, then also it's completely fine. Exam में अगर आएगा तो अब आप easily बता पाओगे. Now, next, a boy started from home, reached school, stayed in the school for approximately half hour, and then came back home. When he was going and when he was coming back, both the type of motion were uniform velocity. At both the times, he was having a uniform velocity. Okay, the velocity need not be the same, but it is uniform velocity. Okay, so I hope you were able to work out. Okay, let's see this graph. इसमें क्या हो रहा है? Object rest से start हुआ, origin से start हुआ, उसका uniform motion हुआ, uniform velocity हुई, वो पहुंच गया school. स्कूल में आधा घंटा रुका, मीन्स A to B, that is representing that he is there in the school only. And then he came back home, मतलब ओरिजिन की तरफ वापस आ गया, वापस उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0. So that graph is showing that kind of a motion of a boy. Okay, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे NSO एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं. Okay, do practice all these graphs very well. Practice it twice or thrice so that the concepts are very much clear to you all. And shift aside, you can take a screenshot if you want. Equations of motion. Equations of motion are very important बच्चों, because in equations को use करके हम solve करने वाले हैं बहुत सारे numericals.
फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट न्यूमेरिकल्स एंड इस चैप्टर में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन. सो लेट्स सी द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. मोशन की 3 इक्वेशंस हैं. द फर्स्ट इक्वेशन इज v is equals to u plus at. यहाँ पर v represents a final velocity, u is the initial velocity, a stands for acceleration and t stands for time. ये first equation of motion is not new for you. This is just a rearrangement of the formula of acceleration. आपको याद होगा acceleration का हमने formula पढ़ा था that a is equals to v minus u upon t. Acceleration is the change of velocity per unit time. अगर इसी फॉर्मूले को हम रीअरेंज करते हैं तो वी कैन राइट at is equals to v minus u. t को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. अब अगर हम इसको रीअरेंज करें तो v को भी पॉजिटिव बना देते हैं, सेंड इट टू अपोजिट साइड, तो u plus at will be equal to v and so v is equals to u plus at और यही है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v is equals to u plus at. ठीक है. नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेज S means displacement is equals to ut plus half at square. So S is equals to ut plus half at square. This is the second equation of motion. Suppose आपको क्वेश्चन में दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है और आपसे पूछते हैं कि ये इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. Now comes the third equation of motion. It says v square is equals to u square plus 2as. v square is equals to u square plus 2as use करके this is the third equation of motion and इस equation को use करके भी आप या तो displacement find कर सकते हो और sometimes आपसे final velocity पूछेंगे and the other values are given so you can calculate that. बच्चों को 2 confusion होते हैं. First is S doesn't represent speed. It represents displacement. ये याद रखना बच्चों. It's very very important. क्योंकि अब तक 9th स्टैंडर्ड से पहले हम हमेशा ही स्पीड को S से रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए बच्चों को होता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, पर याद रखना S represents displacement. Okay. Next, if we talk about v and u, v is the final velocity, u is the initial velocity. ठीक है. सेकेंड कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि मैम कौन सी इक्वेशन यूज करें, which equation to use in a particular question. न्यूमेरिकल सामने हो और हमको सॉल्व करना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन कौन से यूज करें ये कैसे पता चलेगा. तो एक बात तो है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप सेकंड या थर्ड इक्वेशन या यूज कर सकते हैं, बट अगर टाइम ना हो यूज द थर्ड इक्वेशन. सो रिमेंबर दिस स्टेटमेंट. मीन्स अगर टाइम गिवन नहीं है क्वेश्चन में और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो better to use the third equation of motion because third equation of motion में displacement find करने के लिए हमें time की requirement नहीं है. तो याद रखो statement, जब time ना हो use the third equation of motion. ठीक है. So we'll be doing many numericals based on this. First we'll practice the numericals given in your NCERT book based on these equations of motion. इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने का भी तरीका होता है. ग्राफिकली आप डिराइव कर सकते हो इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को. इफ यू नीड दैट एक्सप्लेनेशन दैट्स नॉट देयर इन द एनसीईआरटी बुक, बट इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन आई विल जस्ट डू दैट इन सम अदर वीडियो. ओके. सो फॉर नाउ वी विल प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स गिवन इन द एनसीईआरटी बुक बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. ओके. सो लेट्स डू द न्यूमेरिकल्स. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1. A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired and the distance traveled. So let's do this question. It's given the bus is starting from rest. Starting from rest means the initial velocity is 0. Acceleration is given 0.1 meter per second square. Time is given 2 minutes. Now, एक्सेलरेशन में यूज किया है हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकेंड इज द यूनिट यूज्ड इन एक्सेलरेशन. तो टाइम भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में. तो 2 मिनट्स इज इक्वल टू 2 into 1 minute has 60 seconds and that makes it 120 seconds. तो 2 मिनट्स की जगह हम वैल्यू यूज करेंगे 120 seconds. आपसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड एक्वायर्ड. स्पीड एक्वायर्ड मतलब दे आर आस्किंग अबाउट द फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट शोज इनिशियल वेलोसिटी 0 और स्पीड कितनी एक्वायर करी मतलब फाइनली उसकी कितनी स्पीड हो गई, मींस द फाइनल वेलोसिटी इज आस्क्ड.
सेकेंड आपसे पूछा है कि इतने टाइम में मींस 120 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करा उस बस ने. सो we can use the equations of motion that's written here only. So using the first equation of motion, v is equals to u plus at, we can find out the speed acquired, that is final velocity. So final velocity is equals to initial velocity is given 0 plus a is 0.1 meter per second square and time is 120 seconds. I hope this is very easy calculation. 0 doesn't make any difference. 0.1 could be written as 1 divided by 10. If you find it difficult to solve directly, आप ऐसे करके find कर सकते हो and that will give you 12 meter per second. तो इस object की final velocity आ जाती है 12 meter per second. Now आपसे पूछा है distance. अब आप बोलोगे कि distance find out करने के लिए second equation use करें या third equation. तो आप second, third दोनों ही equation use करके displacement find कर सकते हो. दोनों ही conditions में answer same आएगा. So whatever you wish, you can use that particular equation of motion. Let's find it out by using the second equation for this question. S is equals to ut plus half at square. ठीक है, values put करते हैं. U is 0. Anything multiplied by 0 will give you 0 only. So 0 multiplied by time will give you 0 plus half into A की value थी 0.1. 0.1 could be written as 1 upon 10 या फिर आप 0.1 भी लिख सकते हो. Time is 120 seconds. उसका square करना है means we have to write it twice. Now 0 and 0 cancels out. 2 6 times is 12. 6 times 12 is 72 and so 1 0 is there. So it becomes 720 meters. So the distance covered by the bus in 120 seconds will be 720 meters. Okay. So I hope this is an easy question. अगर आपको third equation से solve करना है इस displacement को, then also you can do that way also. Shall I show you for this question? Okay, I'll show you. V square is equals to U square plus 2AS. V square की value है 12 का square. तो 12 का square is equal to U का square 0 होगा क्योंकि 0 is the initial velocity. So I'm not writing 0 now. Plus 2 into A is 1 upon 10 into S we have to find out. S को find out करना है, उसको उधर ही छोड़ते हैं, बाकी सारी values को cross multiply करते हैं. तो 12 का square means 12 multiplied by 12. 10 cross multiply के ऊपर चला जाएगा. 2 will come as denominator and that is equals to S. Now we just multiply that and 2 6 times is 12. 6 12s are 72. 1 0 is equals to S. So displacement is equals to 720 meters. तो आप second equation या third equation दोनों में से कोई एक equation use करके displacement find out कर सकते हो and in both the conditions the answer would be the same only. So I'll just shift aside. So if you want to take a screenshot, you can take that. Now let's have a look at question number 2. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so it produces a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it's brought to rest. So let's have a look at the solution. Initial velocity is given 90 km per hour because it's given the question that a train is moving at a speed of 90 km per hour. That means it is its initial velocity. 90 km per hour को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है. तो इसको कन्वर्ट करते हैं. 90 1 किलोमीटर इज 1000 meters. 1 hour is 3600 सेकंड. हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया. डिवाइडेड बाय आर था तो 1 hour को 60 into 60 that is 3600 seconds आता है. ठीक है, तो हमने उसको बस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा है. अगर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं सो इट कम्स आउट टू बी 5 upon 18. अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 9 times 10 is 90. 9 times 2 is 18. 2 5 times is 10 and so it comes out to be 25 meter per second. तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाती है 25 मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन गिवन है. आपसे पूछा है, आपसे कहा है फाइनल वेलोसिटी 0 है. आप बोलोगे ये तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में. बच्चों इट्स रिटन दैट ब्रेक्स आर अप्लाइड सो दैट इट कम्स टू रेस्ट. तो ब्रेक अप्लाई करे ताकि वो रेस्ट पे आ जाए मींस फाइनल वेलोसिटी हो जाए 0. आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट. अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, either the second or the third equation of motion. But जब भी टाइम ना हो use the third equation of motion. ये सेंटेंस याद रख लो.
तो क्योंकि क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, एंड यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. ओके, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर भी 0 होगा. इनिशियल वेलोसिटी 25 है तो 25 का स्क्वायर प्लस 2 into, नाउ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव तो नेगेटिव वैल्यू का ध्यान रखना है, उसे बिल्कुल नहीं भूलना है. 0.5 into डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, आप चाहो तो इस 0.5 को 5/10 भी लिख सकते हो इफ दैट इज कंफर्टेबल फॉर यू. ओके, तो लिख देते हैं. चलो, 0 इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर होता है 625. आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो मैम सही बता रहे हैं या नहीं. ओके, 5 times 2 is 10. 1 डेसिमल प्लेस पे पॉइंट है तो आप 10 का वो एक 0 रिमूव हो जाएगा, और यू कैन राइट इट एज 2 into 5/10. पॉइंट था, वो पॉइंट को रिमूव करने के लिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया है 10 से, into s. 5 times 2 is 10. 10 divided by 10 will make 1. So that will come out to be 1. So we can write 0 is equals to 625 minus 1 times s is s only. बस इधर s नेगेटिव है, ऑपोजिट साइड शिफ्ट करते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 625 मीटर्स. तो हमारी ट्रेन स्टॉप करने से पहले 625 मीटर्स चल लेगी. ओके, आई शिफ्ट टू साइड सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ डूइंग द थर्ड क्वेश्चन. A trolley when going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? I hope you are trying to do each and every question by yourself. So every question try to do it by yourself and then only have a look. और ये question बहुत ज़्यादा easy है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे सारे students ने ये question कर लिया होगा. It's very easy. V is equals to u plus at. First equation of motion use करेंगे हम. It's given in the question that we हमें find out करना है. Starting from rest, the trolley was starting from rest, and so initial velocity will be 0. तो initial velocity 0 हो जाएगी. 0 को लिखने से कोई फर्क नहीं है because 0 add करोगे subtract that doesn't matters. Plus a acceleration is given 2 centimeter per second square unit याद रखना, and time is 3 seconds, so it comes 6 centimeter per second. तो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, 9th स्टैंडर्ड में है, कुछ तो अच्छा क्वेश्चन देना चाहिए बच्चों को. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, इट्स आल्सो अ वेरी इजी वन. अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 seconds after the start? So let's quickly solve it out. Acceleration is given, time is given, displacement is asked, and it's given that it is starting from rest. So starting from rest means initial velocity is 0. Now you have to find out the displacement, time हो, तो better use the second equation of motion, वो बहुत ज़्यादा easy होती है. Third equation से भी आप question कर सकते हो. Initial velocity is given to be 0. No, ये question आप third equation से नहीं solve कर पाओगे because final velocity is not given. ओके, तो फिर फाइनल वेलोसिटी या तो पहले आप फाइंड आउट करो v is equals to u plus at से, then use the third equation. Better use the second equation only. So u is given 0, anything multiplied by 0 will be 0 only, plus half into acceleration is 4, time is 10 seconds, 10 seconds का square, 10 multiplied by 10. This question is too easy, है ना? So it's 200 meters. So the displacement will be 200 meters. I'll shift to side so that you can take a screenshot. Now the last question, number 5th. A stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? So now let's do this question. Now this question is a good one. और ये question बहुत ज़्यादा important भी है. मार्क माई वर्ड्स, 100% आपके एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ बेस फॉर द ग्रेविटेशन चैप्टर ऑल्सो. नेक्स्ट चैप्टर आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका ग्रेविटेशन, और उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लो बच्चों, बहुत ईजी है बट बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी, अब जस्ट इमेजिन आप किसी स्टोन या बॉल को अपने हाथ में लो एंड जस्ट थ्रो इट अपवर्ड्स. व्हेन यू थ्रो इट अपवर्ड्स, आपको उसको एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा.
जब एक इनिशियल वेलोसिटी आपने प्रोवाइड करा तो वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होती तो वो स्पेस में पहुंच जाता, बट वो स्पेस में नहीं पहुंचता, वापस अर्थ की तरफ आता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाती है। मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव। उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती, बट उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी। एंड इसलिए हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू खुद समझना पड़ेगा कि इट्स गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी एंड सो एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव। ठीक है, अब फाइनल पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जब बॉल को आपने ऊपर फेंका, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पर जब उसकी फाइनल पोजीशन पे पहुंची, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0, और तभी तो वापस वो नीचे आना स्टार्ट कर देती है। जैसे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, नेक्स्ट मोमेंट इटसेल्फ इट स्टार्ट कमिंग बैक टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो फाइनल वेलोसिटी है 0। अब हमको सब कुछ क्लियर है। जब हाइट पूछी है मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टाइम तो हमें पता ही है। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। नाउ कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? हम पहले फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, उससे टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो v is equals to u plus at. Final velocity is 0. Initial velocity was 5. Acceleration is -10 और टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ये नेगेटिव है, ऑपोजिट साइड शिफ्ट करते हैं तो इट बिकम्स पॉजिटिव। 10t equals to 5, तो t equals to 5 divided by 10, that is 0.5 seconds. तो कितना टाइम लगा उस बॉल को या स्टोन को? दैट इज 0.5 seconds. नाउ नेक्स्ट हाइट पूछी है, हाइट इज सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो s is equals to ut plus half at square. u की वैल्यू है 5, टाइम की वैल्यू है 0.5, 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -10 है, याद रखना, और टाइम की वैल्यू है 5/10, उसका स्क्वायर। ओके, 10 and 10 cancels out and here it becomes 5 times 5 is 25. 25 divided by 10 will make it 2.5 plus half. Now it's minus sign, तो इधर पॉजिटिव की जगह इधर नेगेटिव साइन लगा देते हैं and it will become minus 5 times 5 is 25 divided by 2 times 10 is 20. Okay, now 2.5, 25 divided by 10 is 2.5 minus 25 divided by 2 is 1.25. Okay, divided by 10 also, na? So 25 divided by 20 will give you 1.25. 25 minus 1.25 will give you 1.25 meters. तो displacement हो जाएगा ऑब्जेक्ट का 1.25 meters and time will be 0.5 seconds. Okay, I hope this question is clear to you all. I'll shift aside so that you can take a screenshot. Now we have reached to the last topic of the chapter, that is uniform circular motion. हमने चैप्टर के स्टार्ट में बात करी थी कि मोशन के दो टाइप्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट वाज लीनियर मोशन, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एंड सेकेंड इज सर्कुलर मोशन, जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। So in this video we are going to talk about circular motion. But circular motion में बात करने से पहले we'll talk about something else, that is if a person is moving on a rectangular pathway. जब एक person rectangular pathway पे move कर रहा है तो वो suppose he is moving with a constant speed, उसकी speed fixed है। Now कितनी बार एक complete rectangle cover करने में उसे अपना direction change करना पड़ेगा? So you all know that क्योंकि एक rectangle के 4 sides हैं, so that person has to change his direction at least 4 times whenever he reach to any of the corners of a rectangle. Similarly, अगर मैं आपसे पूछूं कि rectangle की जगह hexagonal structure है, तो उस person को अपना direction कितनी बार change करना पड़ेगा? So you say now it's 6 times क्योंकि hexagon में 6 ends हैं and 6 ends पर जाके उसको 6 बार अपना direction change करना पड़ेगा। एक octagon में उसको 8 times अपना direction change करना पड़ेगा, और अगर वो पर्सन एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसे अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा एट एवरी सेकेंड। जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे, अगर आप देखोगे एक ऑक्टागोनल शेप को, इट्स पैटर्न मैचेस टू अ कंप्लीट सर्कल। सो अगर हम सर्कल में देखें तो एट एवरी पॉइंट उस पर्सन को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, एंड इवन इफ द पर्सन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, उसका डायरेक्शन हर बार हर सेकेंड चेंज होता रहेगा। ओके, नाउ हमने बात करी थी वेलोसिटी की, और हमने कहा था वेलोसिटी चेंज होती है इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्पीड
or changes his direction of motion. तो अगर ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी बार चेंज होगी? उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर चेंज होती जाएगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव भी कर ले तो भी उसका डायरेक्शन हर सेकंड चेंज करता रहेगा, क्योंकि राइट नाउ द पर्सन इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. अगर वो सीधा जाएगा सो इट विल कंटिन्यू इन दिस डायरेक्शन. इफ नेक्स्ट मोमेंट द पर्सन कम्स इन दिस डायरेक्शन देन इट इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. बट सर्कुलर मोशन में अपने आप को मूव करवाते रहने के लिए उसे अपना डायरेक्शन फिर से चेंज करना पड़ेगा. तो आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर देखें तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट टू मूव इन द सर्कुलर पाथवे उसे अपना डायरेक्शन हर सेकंड चेंज करना पड़ता है. एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल द पर्सन नीड्स टू चेंज हिज डायरेक्शन टू कंटिन्यू टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन. और क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिकॉज वी नो दैट चेंज ऑफ डायरेक्शन मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी चेंज हो जाती है अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो. इवन इफ द पर्सन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड उसके वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी. वेलोसिटी हमेशा उसकी एक सर्कुलर मोशन में चेंज होती रहती है, क्योंकि उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होता रहता है. और इसलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है देन कॉन्स्टेंटली दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. अब एक बात और बताओ बच्चों, हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम वाज एक्सेलरेशन. तो अगर जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर होगा, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी अगर है तो एक्सेलरेशन भी डेफिनेटली है. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. सो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा. और इसलिए whenever an object is moving in a circular motion then it always has a acceleration. उसके पास हमेशा एक acceleration होता है. So this acceleration is towards the center of the circle. इस acceleration का एक direction भी होता है और ये acceleration होता है हमेशा center of the circle की तरफ. So acceleration is towards the center of the circle that is perpendicular to the motion of the object. ऑब्जेक्ट सीधा मूव करने की कोशिश कर रहा है बट सेंटर की तरफ उसमें एक्सेलरेशन उसको सेंटर की तरफ रख रहा है, एंड दैट इज व्हाई द पर्सन और द ऑब्जेक्ट इज एबल टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन. सच अ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ सेम स्पीड, a constant speed or a uniform speed, but it's moving in a circular motion, such a motion is known as uniform circular motion. सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है. अगर सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बट अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है देन इट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. रिमेंबर दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट हर सेकेंड अपनी वेलोसिटी चेंज करता है. ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है बट स्टिल द ऑब्जेक्ट इज हैविंग एन एक्सेलरेशन. उसकी एक एक्सेलरेशन होती है. ओके, स्पीड चेंज नहीं हो रही बट फिर भी उसके पास एक एक्सेलरेशन है बिकॉज उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. और वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रही है बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. तो जब भी डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी. ओके, सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस या तो थ्योरेटिकल आ सकते हैं, लाइक द वन आई टोल्ड यू कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड द सर्कल होगा. ओके, हमेशा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा. और अगर हम इसमें स्पीड कैलकुलेट करना होता है तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर एक कंप्लीट सर्कल की बात करें तो एक कंप्लीट सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो आप बोलोगे हाँ मैम ये तो बहुत इजी है, हमें पता है दैट द ऑब्जेक्ट विल बी कवरिंग डिस्टेंस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. और बिल्कुल सही है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर वो डिस्टेंस कवर करेगा जब वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा. और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr. तो स्पीड हो जाएगी 2πr डिवाइडेड बाय टाइम एंड दैट विल गिव यू द स्पीड. तो स्पीड के बेसिस पे आपसे इक्वेशंस पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, so you can find out the speed by using the formula 2πr upon time that will give you the speed of this object. Okay, so that was a very easy and a very short topic. Okay, so by that we have completed the entire chapter. We have completed with all the concepts of the chapter, and now we are going to discuss the numericals given in the NCERT book. We are going to discuss the numericals given at the last of the chapter, that is the exercise questions of NCERT book. So let's start our journey with question number 1 that says, an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meters in 40 seconds.
What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? Now let's have a look at the solution. It's given the question कि सर्कल का डायमीटर है 200 मीटर्स. अगर डायमीटर 200 मीटर्स है तो रेडियस इसका हाफ होगा, दैट इज 100 मीटर्स. तो रेडियस. नाउ टाइम टेकन फॉर वन राउंड इज गिवन 40 सेकेंड्स. एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड्स लगेंगे. और एथलीट कितनी देर तक रन कर रहा है? He is running for 2 minutes 20 seconds. तो टोटल टाइम is 2 minutes 20 seconds. अगर 2 minutes 20 seconds को हम completely seconds में convert करते हैं तो that comes out to be 2 into 1 minute is 60 seconds plus 20 seconds extra. So that gives you 140 seconds. Okay? 140 seconds तक वो walk कर रहा है उस circular path में. Now, one round complete होता है 40 seconds में. तो 140 seconds में वो कितने rounds complete करेगा? तो total time divided by time taken for one round will give you the number of rounds. आपको number of round पता करने हैं. तो अगर एक round के लिए 40 seconds उसने यूज किया है और 140 seconds तक वो रन कर रहा है तो number of rounds कितने होंगे? Total time divided by time taken for one round and that will give you 3.5 rounds. तो वो कितने round complete करेगा? 3.5 rounds complete करेगा. ठीक है. अब आपसे पूछा है कि इस 3.5 राउंड्स को कवर करने में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया एंड डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया. तो डिस्टेंस कितना कवर किया पहले ये फाइंड आउट करते हैं. तो डिस्टेंस मूव्ड इन. नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड कितना होगा? बताओ बच्चों, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो वन राउंड में? वन राउंड में डिस्टेंस कवर करेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल. क्यों? क्योंकि पर्सन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो उसके सर्कमफ्रेंस के अराउंड ही मूव करेगा. तो जो भी उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है उतना वो डिस्टेंस कवर करेगा एक राउंड में. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर. तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड विल बी 2 पाई आर. पर हमसे वन राउंड का डिस्टेंस नहीं पूछा, हमें पूछा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds. मतलब 3.5 राउंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो बस हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 3.5 से. पुट द वैल्यूज 22/7 into r. That into r is 100. That will give you the distance covered in one round. So distance covered in 3.5 rounds will be equal to 3.5 multiplied by distance covered in one round. That is 3.5 into 2 into 22/7 into 100. Okay, बस इसको solve कर लेते हैं. तो 7.5 times will give you 35. 7 5 times is 35. So it's 3.5. So it will be 0.5. ठीक है. अब 0.5 को I can write it as 5/10 into 2 into 22 into 100. 7 हमारा रिमूव हो चुका है. ओके. नाउ 1 0 of this gets cancelled by this. 22 बचा और 5 times 2 is 10. तो 5 times 2 is 10. तो 1 0 10 का 22 as it is लिख देते हैं. 1 0 इधर. 2 5s are 10. एक और 0. तो 2200 meters is the distance covered in 3.5 rounds. इतना डिस्टेंस कवर करेगा वो 3.5 राउंड्स में. ओके. नाउ सेकेंड चीज हमसे पूछी है कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया. तो इसका डायमीटर गिवन है 200 मीटर्स. अब बच्चों जब वो 1 राउंड कंप्लीट करेगा, 2 एंड देन 3 राउंड्स कंप्लीट करेगा तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ओ पर ही आ जाएगा. बट 3 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद वो जब हाफ राउंड और कंप्लीट करेगा तो डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा. मतलब उस सर्कुलर पाथवे के डायमीटर के अपोजिट आ जाएगा. और डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द फाइनल पोजीशन. अगर ओरिजिन पोजीशन ओ है और फाइनली वो ए पर आ गया तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथवे है दैट इज द स्ट्रेट लाइन दैट इज देयर, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बस हम ओ से ए तक का डिस्टेंस पता कर लें जो कि हमें ऑलरेडी पता है डायमीटर ऑफ द सर्कल के फॉर्म में. तो distance covered with displacement of the person will be equal to diameter of the circle and that is equal to 200 meters. ठीक है. तो बस हम लिख देंगे that displacement is equals to diameter of the circular pathway and that is equal to 200 meters. I hope you are clear कि ये 200 meters क्यों लिया है हमने. क्योंकि person जब half round और move करेगा तो opposite side आ जाएगा circle के. Okay. So next part is as displacement.
तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू diameter of the circular pathway and that is equal to 200 meters. So distance covered is 2200 meters and diameter is just 200 meters. Okay, I hope you are clear with this easy question. I'll just move to side so you can take a screenshot. Now moving on to question number 2. Joseph jogs from one end A to another end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds. Then turns around and jogs 100 meters back to a point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and A to C? Now let's have a look at the solution. It's given that Joseph starts from a position A, 300 मीटर वॉक करेगा और पॉइंट बी तक पहुंचेगा. 300 मीटर चलने में उसको टाइम कितना लगा? 2 minutes 30 seconds. 2 minutes 30 seconds को हम पूरा सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. So that will give you 2 minutes है. Minutes को seconds में कन्वर्ट करने के लिए multiplied by 60 plus 30 seconds. That will give you 150 seconds. तो 150 seconds में वो 300 meters वॉक करा. Okay. Now B पॉइंट के आने के बाद he goes back in the same direction. रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है. अब वो ऑपोजिट टर्न हो गया है और पॉइंट C तक आया. कितनी दूर है इस पॉइंट C? 100 meters दूर है B से. और इसमें उसको कितना टाइम लगा? 100 meters वॉक करने में उसको 1 minute लगा. 1 minute means 60 seconds. ओके. अब हमको फाइंड आउट करना है कि जब वो A से B तक गया तो उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज वेलोसिटी क्या थी. एंड जब वो A से C तक आया तब उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी थी. ओके. सो नाउ लेट्स डू द सॉल्यूशन. नाउ व्हेन द पर्सन इज जॉगिंग फ्रॉम A टू B, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होगा. दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. A से B तक जब वो गया तो टोटल डिस्टेंस कितना मूव करा? 300 meters. एंड टोटल टाइम कितना लिया उसने? 150 seconds. 150 times 2 is 300. So it's very easy. 2 meter per second. तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी? 2 meter per second. वो हर सेकेंड 2 meters वॉक कर रहा था. ओके. नाउ आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी कितना होगा. जब वो A से B तक गया तो उसकी एवरेज स्पीड जितनी थी उतनी ही एवरेज वेलोसिटी भी होगी. बिकॉज A से B तक जाते वक्त उसने एक बार भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया. और जब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा हो तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं. ओके. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला यूज करेंगे. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट भी वही है 300. टोटल टाइम भी 150 seconds ही है. तो एवरेज वेलोसिटी विल आल्सो बी 2 meter per second. वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. इट्स सेम एज दैट ऑफ स्पीड. नाउ अब जब वो A से C तक गया तब उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? दैट्स विल गोइंग टू कैलकुलेट. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अगेन वी हैव टू राइट द फॉर्मूला. ना टोटल डिस्टेंस जब वो A से C तक चला तो कितना मूव करा? 300 meters वॉक किया, देन 100 meters वॉक किया. तो टोटल डिस्टेंस हो गया 300 प्लस 100 दैट इज 400 meters. उसने डिस्टेंस कवर किया. क्योंकि डिस्टेंस होता है जितना पाथवे पर्सन एक्चुअली वॉक कर रहा है दैट गिव्स यू द डिस्टेंस. ओके. तो 300 प्लस 100 विल गिव यू द टोटल डिस्टेंस. टोटल टाइम कितना लिया उसने? 150 seconds तक फॉरवर्ड जर्नी के लिए और रिटर्न आते वक्त 60 seconds. तो 150 plus 60 that is the total time taken. So let's divide that. It comes out to be 400 divided by 210. 0 and 0 cancels out. Now बच्चों अगर देखेंगे तो ये कैलकुलेशन मुश्किल लगेगा. बट थोड़ा सा एक सेकंड के लिए सोचो. 40 divided by 20 होता, the answer would be 2. तो 20 से थोड़ा सा नंबर बड़ा है, डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है, तो हमारा आंसर आएगा थोड़ा सा छोटा एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1.9. आप अगर कैलकुलेट करके देखोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा 1.9 एंड दैट इज मीटर पर सेकेंड. ओके. नाउ ये तो हो गई एवरेज स्पीड. अब हम फाइंड करेंगे
एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगेन वी आर गोइंग टू राइट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम will give you the average velocity. Total displacement कितना हुआ? Total displacement होता है origin point और final position के बीच की दूरी. That is the displacement. Origin and final position के बीच में straight line में जो भी distance होता है that is known as displacement. तो 300 meters वो एक direction में गया and he comes back 100 meters. मतलब ये 100 मीटर हमें 300 मीटर में से subtract करना है. That will give you the total displacement. So total displacement will be 300 minus 100 and that will give you 200 meters. Total time तो same ही लगा 150 plus 60. तो 150 onward journey के लिए plus 60 minutes वापस आने के लिए, पर कुछ भी हो टोटल ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए टोटल टाइम तो उतना ही है जितनी देर उसने लगाई सी तक पहुंचने में. ओके, दैट विल गिव यू द टोटल टाइम. 300 minus 100 will give you 200 meters upon 150 plus 60 is 210. 0 cancels. 20 divided by 21 if we just carry it out that comes out to be अगर 20 divided by 20 होता तो आंसर होता हमारा 1 but 1 से थोड़ा सा छोटा that is 0.9. अगर आप exactly calculate करोगे तो that comes out to be 0.95 but even if you write 0.9 that is completely okay. पूरी तरह से सही है. Okay, 20 divided by 20 होता तो आंसर 1 होता. 20 को हमने थोड़ा सा बड़ा डिनोमिनेटर से डिवाइड करा तो आंसर 1 से थोड़ा सा छोटा आ जाएगा. दैट विल बी 0.9. एग्जैक्टली आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 0.95 आएगा बट 0.9 इज ऑल्सो 100% करेक्ट. तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0.95 और एवरेज स्पीड है 1.9 मीटर पर सेकेंड. जबकि उसका जब ऑनवर्ड जर्नी केवल थी तो एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी both were 2 meter per second. Now I'll shift aside so that you can take a screenshot. This question that I expect that you all would be able to do by yourself क्योंकि हमने ऐसा एक example question, extra question practice किया था along with the topic when we were dealing that. Okay, so just note down the question and try to do it by yourself. So the question number 3 is, Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip, along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? Do it by yourself and I'll give you a short trick also for this question as a reward. So now let's have a look at the solution. So it's given the question कि Abdul school जा रहा है and he is walking at a speed of 20 km per hour. When he comes back home, he walks at a speed of 30 km per hour. And you are asked to find out the average speed. बच्चे बोलेंगे मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो दोनों स्पीड्स को ऐड कर लो एंड डिवाइड बाय 2 तो हमको एवरेज स्पीड मिल जाएगी. बट दैट वुड बी अ रॉन्ग आंसर. आपका आंसर आएगा गलत क्योंकि एवरेज स्पीड का बच्चों बस एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आप उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते. You have to just use one formula only and that is total distance upon total time. That will give you the average speed. But ना तो distance given है ना ही time given है. अब कैसे solve करें इस question को? So, suppose करते हैं कि उसका स्कूल कितना दूर है, that is x किलोमीटर away. अगर उसका स्कूल x किलोमीटर दूर अवे है तो जाते वक्त भी x ही है और डिस्टेंस लौटते वक्त भी x ही होगा. ओके, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा x जाते टाइम और x लौटते टाइम. तो टोटल डिस्टेंस वुड बी x प्लस x दैट इज 2x. अग्री विथ मी? ओके, सो विल राइट दैट टोटल डिस्टेंस. Before that, write one more statement that suppose the distance of Abdul's school from the house is x kilometer. Then the total distance covered is equals to x plus x that is 2x किलोमीटर. ये डिस्टेंस सॉर्टेड आउट है, क्लियर है. नाउ हमें टोटल टाइम भी पता करना पड़ेगा कि जाते वक्त कितना टाइम लगा और लौटते वक्त कितना टाइम लगा. ओके, तो जाते वक्त की स्पीड को मान लेते हैं स्पीड नंबर 1. स्पीड 1, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस सेम है
तो जाते वक्त अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, तो टाइम डिफरेंट होगा क्योंकि स्पीड डिफरेंट है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो स्पीड मान लेते हैं स्पीड 1 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को मान लेते हैं t1। तो t1 की वैल्यू आ जाती है हमारी x अपॉन 20, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करी है। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी भी पता कर लेते हैं। तो स्पीड नंबर 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम है अपॉन टाइम 2 एंड स्पीड नंबर 2 कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू x अपॉन सेकेंड बार जितना टाइम लगेगा उसको हम मान लेते हैं t2। सो t2 इज इक्वल टू x अपॉन 30 दैट इज आवर्स। ओके, बोथ दीज टाइम्स विल बी इन आवर क्योंकि हमारा यूनिट जो है स्पीड का दैट इज किलोमीटर पर आवर। ओके, तो t1 हो गया x अपॉन 20 आवर्स एंड t2 इज x अपॉन 30 आवर्स। अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमें पता है 2x किलोमीटर, टोटल टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो टोटल टाइम टेकन विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2, जितना टाइम जाते वक्त लगा प्लस जितना टाइम लौटते वक्त लगा, टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल टाइम। t1 की वैल्यू है x अपॉन 20 एंड t2 की वैल्यू है x अपॉन 30। लेट्स पुट द वैल्यूज, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। 30 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज 60। ओके, so that is equal to LCM will be 60। 20 की टेबल में 60 आता है 3 टाइम्स, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, दैट विल गिव यू 3x एंड 30 की टेबल में 60 आता है 2 टाइम्स, तो न्यूमरेटर हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद 2 एंड सो इट विल बी प्लस 2x इज इक्वल टू 5x अपॉन 60। तो टोटल टाइम आ गया हमारा 5x अपॉन 60। अब हम पुट करते हैं फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ टोटल डिस्टेंस इज 2x, हमें पता है क्योंकि हमने डिस्टेंस को x लिया था, तो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस दैट इज टोटल डिस्टेंस विल बी x प्लस x दैट इज 2x। टोटल टाइम आता है 5x डिवाइडेड बाय 60। डिनोमिनेटर का जब भी डिनोमिनेटर होता है दैट बिकम्स द न्यूमरेटर। ऑलवेज रिमेंबर दैट, विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल कि जब भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो दैट बिकम्स द न्यूमरेटर, तो इट बिकम्स 2x अपॉन 5x। नाउ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, सो इट विल बिकम द न्यूमरेटर, सो इट इज 60। ओके, इट विल बी काउंटेड एज न्यूमरेटर। x एंड x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 times 12 is 60, 12 times 2 is 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा एवरेज स्पीड आया है 24 किलोमीटर पर आवर। बट अगर हम उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते देन एवरेज स्पीड आता हमारा 50 किलोमीटर पर आवर, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो हमें प्रॉपर मेथड से ही करना है। यही फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के बहुत हाई चांसेस हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है आपके एग्जाम्स के लिए, सो इट्स लाइक अ ट्रीट फॉर यू ऑल। पहले भी हम एक क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस कर चुके हैं एंड आई होप इस टाइम आप अपने आप कर पाए होंगे। फर्स्ट टाइम चाहे आपने खुद करा या नहीं करा, बट दिस टाइम आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू डू इट बाय योरसेल्फ अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन इसके तरह का प्रैक्टिस किया है। ओके, नाउ आई टोल्ड यू दैट आई विल टेल यू अ ट्रिक आल्सो फॉर दिस क्वेश्चन। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक का एक फॉर्मूला है बट दैट यू विल यूज ओनली इन एमसीक्यू क्वेश्चंस। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो इतना देर नहीं लगाएंगे हम। एनएसओ एग्जाम दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वो एक फॉर्मूला हम जो याद रखना है इसको कैलकुलेट करने के लिए वो लिख लो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 into v1 v2 upon v1 plus v2। ओके, तो क्या है 2 into v1 was velocity 1 was given 20, velocity 2 was given as 30 divided by 20 plus 30। 20 plus 30 is 50 divided by 50 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो और आपका आंसर आएगा सेम
6 times is 30, 6 2s are 12, 12 2s are 24, and the answer is again 24 kilometer per hour. Okay, so आप क्वेश्चन पूरा मेथड से ही करोगे अगर आपका कोई सब्जेक्टिव एग्जाम है तो, बट अगर कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम है then need not do the complete solution. That would be very time consuming. Then use a simple formula, 2 times V1 V2 divided by V1 plus V2, and that will give you the direct answer. Okay, but this way of answering is not valid for a subjective exam. Okay, I'll shift aside. You can take a screenshot if you want. Now let's have a look at question number 4. A motorboat starts from rest on a lake, accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meters per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? It's an easy question. Try it by yourself. Now let's have a look at the solution. It's given the question that the boat starts from rest. Starting from rest means the initial velocity is 0. It moves at a constant rate of 3 meters per second square. बच्चों एक्सेलरेशन को कई बार आपको क्वेश्चन में पहचानना मुश्किल हो सकता है कि ये वैल्यू जो गिवन है दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन. सो ऐसे में याद रखो, यूनिट पे ध्यान रखो. जब भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है मींस दे हैव गिवन द एक्सेलरेशन, क्योंकि सिर्फ एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड टू द पावर -2. ओके, नाउ टाइम इज गिवन 8 सेकंड्स. हमें यूज करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन. हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करा था जिसमें डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे, ईदर द सेकंड इक्वेशन और द थर्ड इक्वेशन. एक स्टेटमेंट याद रखना दैट जब भी टाइम नहीं हो गिव इट यूज द थर्ड इक्वेशन, और टाइम हो तो यूज द प्रेफरेबली यूज द सेकंड इक्वेशन. मतलब जब भी क्वेश्चन में आपके पास टाइम गिवन नहीं है देन यूज द थर्ड इक्वेशन, एंड जब भी क्वेश्चन में टाइम मेंशन है यूजुअली यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट आउट बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी थी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर. आई होप यू रिमेंबर दैट s represents displacement, u is initial velocity, t is time, half, then a is acceleration, and t is again time. Now putting the values, initial velocity is 0. So anything multiplied by 0 will give you 0 only. No need to write that. We'll just write 0 plus half into acceleration is given 3 and time is given 8 seconds, so it's 8 square. Okay, now 0 को आप किसी भी नंबर से ऐड करोगे तो आंसर सेम रहेगा, तो हम इस 0 को नेग्लेक्ट कर देते हैं और बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं. So we'll get 8 times 4 is 32, 32 times 2 is 96. So 8 times 4 is 32, 32 times 3 is 96, and the displacement covered is 96 meters. Don't forget to write the correct unit. That's all asked in the question. बस इतना ही पूछा है. So displacement जितना वो boat cover करेगी that will be 96 meters. I'll shift aside so you can take a screenshot. Now just have a look at question number 5 from your NCERT book. A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes. Shade the area of the graph that represents the distance traveled by the car during this time period, and which part of the graph represents uniform motion of the car. So I want to tell you one thing, that this question in the NCERT book, that's incomplete. Earlier versions of the NCERT book, this is according to the new version, but the new version is having an incomplete question because it's given that the car was traveling at a speed of 52 km per hour. But once the brakes are applied, it comes to rest after how much time? That is not mentioned in the question. So they are asking you to shade the part of the graph that shows the distance covered. So remember that distance covered by a velocity time graph is the area under the velocity time graph. Means जब भी हम velocity time graph draw करेंगे तो उसके नीचे जितना भी area cover होगा that represents the distance covered by that object during that time interval. Area जो भी shape form होगा velocity time graph के नीचे, चाहे वो rectangle shape हो, that could be a triangle, it could be a trapezium, so whatever is the shape, displace velocity time graph के नीचे जो भी area cover होगा
that will give you the displacement of that object. Okay, अगर आपको पूछा है कि डिस्प्लेस एरिया अंडर द ग्राफ क्या शो कर रहा है, तो दैट इज शोइंग द डिस्प्लेसमेंट. एरिया अंडर द ग्राफ को शेड करो, जैसा क्वेश्चन में पूछा है, तो शेड द एरिया दैट इज देयर अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. को इस क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं है कि कितनी देर बाद कार स्टॉप होगी. सो एक्चुअली प्रैक्टिकली वी कांट ड्रॉ दिस ग्राफ अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्जन ऑफ द बुक. बट अर्लियर वर्जन ऑफ द एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन क्या था, आई let you know that, and we are going to solve out that question. Okay, because this question is incomplete, so we'll solve out the complete version of the same question that is given in the earlier versions of the NCERT book. So let's have a look at the question. You can note it down in your book, because if you are having a new version, then the question given in your book also is incomplete. Okay, so note down the question. A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars traveled farther after the brakes were applied? Now let's have a look at the solution. The first car was moving at a speed of 52 km per hour. 52 km per hour means we have to convert it into meter per second. So it will be 52 into 1000 divided by 3600, that is 5 upon 18. And if we solve it out, it comes out to be 14.4 meter per second. So the first car was having a speed of 14.4 meter per second. Now it has applied brakes, and after 5 seconds its velocity is going to be 0. तो initially 14.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे वो मूव कर रही थी. ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद 5 सेकेंड और मूव करेगी और उसकी फाइनली वेलोसिटी हो जाएगी 0. सेकेंड कार की स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर. अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो 1 किलोमीटर इज 1000 meters, 1 hour is 3600 seconds. We divide it, and when we divide it, 5 3s are 15 times, up divided by 18, 3 6 are 18, 5 divided by 6, it comes out to be 0.8. Let it be 0.8 only. Okay, so the speed of the second car is 0.8. Okay, now in 10 seconds this is also going to come to rest. Now we have to plot the graph for the motion of these two cars. So let's have a look at this graph first. So in this graph I have shown that the first car was having an initial velocity of 14.4 meter per second. Okay, तो initial velocity को हम start में show करेंगे, and starting में उसकी velocity कितनी थी, 14.4 meter per second. Then brakes apply हुए and velocity is decreasing और zero velocity हो जाएगी 5 seconds के बाद. तो 5 seconds के बाद हम उसको base से touch कर देंगे, that shows zero velocity. That is the graph completed for first car. Now for the second car, initial velocity थी उसकी 0.8 meter per second. 0.8 meter per second की speed पे वो move कर रहा था. तो start our graph with 0.8 and उसको 0 तक लाना है कितने seconds के बाद, 10 seconds के बाद. So after 10 seconds the velocity is going to be 0. Okay, so we have drawn this graph. You can have a look. Now we have to calculate the distance covered by the two cars during this time interval. Distance covered by a velocity time graph is given by the area under the graph. I told you that. Okay, तो area आप देख सकते हो, it's a triangle shape form. तो इस triangle का हम area find out करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कि इस time interval में कार ने कितना distance travel किया है. So let's find out the distance traveled by first car. Distance traveled by car 1 is equals to half into base into height. That is half into base is 5 seconds. Because you can see that the time interval is 5 seconds में वो stop हो रही है. Height was 14.4. We'll solve it out. 7.2 times 5, 36. So 36 meters is the distance traveled by the first car. Now distance traveled by the second car.
by car 2 is half into base into height, that is half into 10 into 0.8. 0.8 divided by 2 will give you 0.4. 0.4 multiplied by 10 will give you 4. So distance traveled by second car is 4 meters and distance traveled by first car is 36 meters. So you can see 5 seconds में stop हो रही है first car, but still the distance traveled by the first car is 36 meters. That is traveling a more distance as compared to the second car, which was moving at a slower speed. Okay. So I hope this graph as well as the question is clear to you all. I hope you have already taken a screenshot of the graph, and now I'll shift to side so that you can take a screenshot of the solution also. Okay. So now moving on to question number 6. But before we discuss question number 6, I would like to add one more concept to you. I would like to tell you something that will help you in this question also. So if I draw a distance time graph or a displacement time graph, this type of question could be there in your exam. If I draw a displacement time graph and in the same graph I'm expressing the movement of 3 objects A, B and C. All of them are starting from the same origin point. And if I ask you which of the 3 is moving the fastest, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं और आपसे पूछेंगे कि तीनों ऑब्जेक्ट A, B एंड C में से सबसे फास्ट कौन सा मूव कर रहा है. तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे फास्ट कौन सा मूव कर रहा है तो टाइम एक कांस्टेंट ले लो. ओके, सपोज हमने कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज पुट कर सकते हो लाइक 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड्स. तो हमने मान लो 2 सेकेंड्स पे मार्क कर दिया. अब 2 सेकेंड मार्क पे मतलब 2 सेकेंड के बाद C ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, B ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है and A object has reached to this position. तो किसने सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किया है? Easily you can observe now कि A का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है क्योंकि 2 सेकेंड में वो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है. अगर हम इसको भी नंबर्स दें तो अगर 1, 2, 3, 4, 5 हम नंबर्स देते हैं तो सबसे ज्यादा किलोमीटर्स कौन मूव कर चुका है? ऑब्जेक्ट A. और इसलिए हम क्लियरली कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट A की स्पीड सबसे ज्यादा है या वेलोसिटी सबसे ज्यादा है इफ इट इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो इससे कंक्लूजन क्या है? जिस भी ग्राफ का स्लोप सबसे ज्यादा हो, स्लोप मींस दिस एंगल इज नोन एज द स्लोप ऑफ द ग्राफ. ये जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज द स्लोप ऑफ द ग्राफ. तो जिस भी ग्राफ का स्लोप सबसे ज्यादा है मींस ये एंगल सबसे बड़ा है, उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है. सो इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ, जिस भी ग्राफ का स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा हुआ है मींस उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है. सो स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी. मींस जितना ज्यादा स्लोप ऑफ द ग्राफ रहेगा उतनी ही ज्यादा उसकी वेलोसिटी है. ओके, one more thing I would like to add, a similar question could be there for velocity time graph also. Velocity time graph. Now I told you कि अगर हमारे पास कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट. तो इस ग्राफ से हम पता कर सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बाय फाइंडिंग आउट द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एरिया के अलावा, डिस्प्लेसमेंट के अलावा यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसका है. ओके, हाउ वी कैन फाइंड आउट, आई लेट यू नो. सो इफ आई हैव 3 different cars A, B and C. Now if you are asked to find out which of the 3 cars is having maximum acceleration, तो भी वही तरीका है जैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए था. इसमें भी कंसेप्ट इज द सेम. जिसका स्लोप ऑफ द ग्राफ सबसे ज्यादा मींस A का स्लोप इतना डिग्री है, B का सपोज 60 डिग्री है और C का अप्रोक्सीमेटली 75 डिग्री है. तो जिसका स्लोप ऑफ द ग्राफ सबसे ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा. इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन. इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप आपको बताता है अबाउट द वेलोसिटी. या अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इट विल टेल यू अबाउट द स्पीड. सो इस बात को याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि स्लोप ऑफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी व्हेन इट इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
and it represents the acceleration if it is a velocity time graph. ठीक है, slope मतलब ये angle between whatever the motion of the object is shown with the x-axis. ठीक है, time axis के साथ जो भी angle बनता है वो सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका acceleration सबसे ज्यादा है. ओके, एंड लॉजिकल भी है, हम कंपेयर करके देख सकते हैं. ठीक है, सो तीनों ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी पे स्टार्ट हुए थे. अगर हम कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे मार्क करते हैं, सपोज वी आर मार्किंग एट दिस टाइम इंटरवल एंड दिस टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 5 seconds. तो 5 seconds पे ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी समवेयर हियर, बी की वेलोसिटी इज हियर एंड सी की वेलोसिटी मैक्सिमम है. तो चेंज ऑफ वेलोसिटी भी सी की सबसे ज्यादा है क्योंकि मैक्सिमम भी वहां तक पहुंचा है. तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही होता है एक्सेलरेशन. क्योंकि सी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है तो जीरो के कंपैरिजन में उसका चेंज सबसे ज्यादा होगा और इसलिए उसका एक्सेलरेशन भी सबसे ज्यादा है. ओके, सो रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ 1 marks क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 of your textbook. I'll read it out and just have a look. So the question is, in figure 7.10 shows the distance time graph of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following questions. So the first question is asking you that which of the three is traveling the fastest. Okay, so just have a look at the graph. Here in the graph you can see that the slope of the graph, that is the angle of the graph, is maximum for B. You will say मैम तीनों अलग अलग पोजीशन पे स्टार्ट हो रहे हैं. ओके, तो स्टार्टिंग पोजीशन तीनों की अलग अलग है, बट अगर आप जिस भी पोजीशन पे स्टार्ट हो रहे हैं वहां पर अपना डी रखकर आप तीनों एंगल्स को कंपेयर करके देखिए. ओके, एक्स एक्सिस को जो टाइम एक्सिस है उसको उसके पैरेलल ले लीजिए जहां पे भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड यू कैन सी दैट मैक्सिमम एंगल इज फॉर द बी कार. सो वेलोसिटी सबसे ज्यादा उसकी होती है जिसका एंगल सबसे ज्यादा होता है. And so the B car is traveling the fastest. Okay. Now, second part of the question says, are all the three ever at the same point on the road? So you can see that the three, if अगर वो एक ही point पे कभी भी होते at the same point on their journey, तो तीनों एक point पे intersect करते. But A B से intersect कर रहा है, B C से intersect कर रहा है, A और C भी intersect कर रहे हैं. पर तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे और इसलिए what is there that they are never at the same point on the road. If they are at the same point on the road, they must be intersecting with each other at one point. और कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है तीनों कार्स का, इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सी. हाउ फार हैज सी ट्रैवल व्हेन बी पासेस ए. Now, for solving out this question, let us discuss that एक small square of the graph वो कितना distance represent कर रहा है. So you can see in the graph that 4 kilometer distance को show किया है 7 small squares के बाद में. तो हर एक छोटा square जो है that will be representing 4/7 क्योंकि 4 kilometer distance कब आया है 7 squares के बाद. 7 squares के बाद show करा है 4 kilometer distance. So every small square here will be representing 4/7. So आप देख सकते हो कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है C का that is after 3.5 squares. तो एक स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू है 4/7 एंड 3.5 स्क्वायर के बाद C पॉइंट स्टार्ट कर रहा है तो इसलिए मल्टीप्लाई टू विद 3.5 क्योंकि 3.5 स्मॉल स्क्वायर कवर हो रहे हैं. एक स्क्वायर 4/7 डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है. 4 किलोमीटर डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स और 3.5 स्क्वायर्स के बाद है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं. दैट विल कम 0.5 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 विल गिव यू 2.0. तो जो स्टार्टिंग पोजीशन है C का दैट इज एट 2 किलोमीटर डिस्टेंस. ठीक है. Now, once again have a look at the graph. When B and A are crossing each other, then C has covered 16 small squares. C ने कितने स्मॉल स्क्वायर्स कवर कर रखे हैं दैट इज 16. तो 16 into 4/7 is the distance covered by C क्योंकि एक स्क्वायर इज 4/7 and C 16 squares कवर कर चुका है. So if we calculate that we get 64/7. Okay,
and 64/7 makes it 9.1 kilometer. So it is at 9.1 kilometer mark, see, and 2 किलोमीटर से उसने स्टार्ट किया था बिकॉज इट्स देन स्टार्टेड एट ओरिजिन पॉइंट. 0 किलोमीटर से स्टार्ट नहीं किया. जब वो स्टार्टिंग पोजीशन उसकी चेक कर रहे थे दैट वाज ऑलरेडी एट 2 किलोमीटर. सो नाउ व्हेन वी विल जस्ट सी कि अभी वो 9.1 किलोमीटर मार्क पे है, स्टार्ट किया था 2 किलोमीटर मार्क से, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सी that will be equal to, अभी किस पोजीशन पे है, 9.1 किलोमीटर, स्टार्ट किया था 2 किलोमीटर से, and so the position that the distance that covered by C is 7.1 kilometer. So the final answer would be 7.1 kilometer. I'll just shift to side so you can take a screenshot if you want. Look at the fourth part of the question. How far has B traveled by the time it passes C? का अगर आप देखोगे पोजीशन, जब C और B एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो B ने कितना मूव कर लिया है. सो अप्रोक्सीमेटली इट इज एट 6 किलोमीटर मार्क, क्योंकि ये 4 और 8 के मिडवे है. ओके, और 4 और 8 के मिडवे आएगा ऑब्वियसली 6, एंड सो इट विल बी एट 6 किलोमीटर डिस्टेंस. ओके, आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर टू यू ऑल, एंड नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let's have a look at question number 7. A ball is gently dropped from a height of 20 meters. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, at what velocity it will strike the ground? After what time it will strike the ground? So now have a look at the solution. For any such questions related to a ball or a stone thrown upward or downward, I always prefer to just draw a diagram for that. डायग्राम बना देने से आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है. तो आपने जेंटली ड्रॉप करा है बॉल को अपने हाथ से, मींस द इनिशियल वेलोसिटी इज 0. कितनी हाइट से ड्रॉप किया है, 20 मीटर्स हाइट, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 20 मीटर्स. एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10. अब जब भी आपको समझ में नहीं आए कि क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है, बिकॉज एक्सेलरेशन वर्ड यूज नहीं करते, दे जस्ट गिव इट कम्स एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो याद रखो बच्चों, एक्सेलरेशन को पहचानने का बेस्ट तरीका है बस उसके यूनिट को पहचान लो. मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ है, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन. ठीक है, आपसे पूछा है फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और कितने टाइम के बाद इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड. ओके, अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने की कोशिश करें तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, बट ना v गिवन है ना टाइम गिवन है, तो वी कांट यूज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन अगर यूज करते हैं तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो टाइम गिवन नहीं है, बट हम उस इक्वेशन को यूज करके टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, या फिर हम थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो बाकी सारी चीजें गिवन है, तो इसलिए हम या तो सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं या फिर थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन, और फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट द टाइम बाय यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन. दोनों ही तरीके सही है, आप जिस तरीके से करना चाहते हो both the methods are correct. So whatever method you prefer you can do that, but here I am using the second equation of motion. So s is equals to ut plus half at square. S displacement is 20 is equals to initial velocity was 0, so 0 multiplied by time will be 0 only, plus half acceleration. Now पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव ये आपको हर बार सोचना पड़ेगा. तो जब भी ग्राउंड की तरफ आ रहा है तो डेफिनेटली उसको अट्रैक्ट कर रहा है ग्राउंड, और इसलिए उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे. एंड t का हमको नहीं पता तो t स्क्वायर ले लेते हैं. ओके, सो नाउ दिस विल बी कैंसल्ड आउट. अब इट बिकम्स 20 इज इक्वल्स टू 0 को आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो आपका हो जाएगा 5t स्क्वायर, और t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 5. 20 डिवाइडेड बाय 5 यू ऑल नो इट्स 4, तो t स्क्वायर की वैल्यू है 4, तो t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4, तो t की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. तो आपको पता है 4 का अंडर रूट होता है 2, सो टाइम की वैल्यू आ जाती है 2 सेकेंड्स. ओके, नाउ आपको कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी, तो हमें पता है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at. तो v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इंटू t की वैल्यू आई थी 2,
तो v is equals to 0 doesn't make any difference. 10 into 2 is 20 meter per second. So I hope you also find this question to be very, very easy. Okay, I'll shift aside so that you can take a screenshot, but I will advise you. इसी क्वेश्चन को आप ट्राई करना कि पहले थर्ड इक्वेशन को यूज करके आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें और फिर फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. Try by that way also. Mix and match try करिए अलग अलग. It's fun to do the numericals. Okay. Now I'll shift to side so that you can take a screenshot. Now coming to question number 8, which is again a graph-based question. So have a look. The speed time graph for a car is shown in figure 7.11. Find how far does the car travel in first 4 seconds and shade the area on the graph that represents the distance traveled by the car during the period. So just have a look at the graph. You can see here that after 4 seconds, the speed of the car is 6 meter per second. So just have a look. Area under the speed time graph gives you the distance traveled. So you are asked that how far the distance is traveled, how much distance is traveled. So distance is equals to area under the graph. And you can see that it is a triangular shape. It's not exactly a triangle क्योंकि straight line की जगह थोड़ा arc है, पर हम उसको ignore करेंगे and we'll take it as a triangle only. तो हम इसको triangle मानते हुए triangle का formula use करेंगे, half into base into height. Now base is 4 seconds, तो base की जगह 4 use करेंगे और height जितना cover किया है that is 6 meter per second. So height will be taken as 6. Now just solve it out and we'll get 12 meters. Okay, so distance जो cover किया है इस time period में that is 12 meters. You can take a screenshot if you want. Now it is asked to shade the graph, so you have to shade it like this. Just have a look. Now the second part of the question asks which part of the graph shows uniform motion of the car. So you can see that after the 6 meter distance, 6 meter per second speed, the car is moving at the same speed. Means it is traveling in a straight line. So the part of the graph that shows a straight line parallel to x-axis that represents uniform motion. Because I told you that when it's uniform motion means uniform speed is there and that will be represented by a graph that is parallel to the time axis. तो जब भी parallel हो time axis के means speed constant रह रही है, speed change नहीं हो रही, 6 मीटर पर सेकेंड पे ही कांस्टेंट हो गई है, आप देख सकते हो ग्राफ में, और इसलिए इस टाइप के मोशन को कहेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन. ओके, so now let's move on to question number 9. Question number 9 says state which of the following situations are possible and give an example for each of these. So first is an object with a constant acceleration but zero velocity. So when an object is thrown upwards at the peak position, its final velocity becomes zero. We have seen such questions. A ball was thrown upwards, but still उसके ऊपर एक acceleration add कर रहा है, and that is acceleration due to gravity. क्योंकि Earth का gravitational pull उसको attract कर रहा है, and so उसके ऊपर acceleration अभी भी apply हो रहा है, but उसकी velocity है zero. So zero velocity होते हुए भी उसके ऊपर acceleration है, and that is acceleration due to gravity. So this is the answer for the first part. Whenever any object is thrown in the upward direction, then at its peak position, its velocity is zero, but it still has an acceleration. Okay. Now have a look at B part. An object moving with an acceleration but uniform speed. This means that the speed is constant. Speed change नहीं हो रही, but acceleration है. मतलब उसकी velocity change हो रही है. याद आया बच्चों? जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, बट स्पीड उसकी कांस्टेंट हो सकती है. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मींस एक सर्कुलर पाथवे पर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है और इसलिए उसका एक्सेलरेशन होता है, बट स्टिल उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है. Okay, so that is the answer for the second part. Now have a look at part number 3. An object moving in certain direction with an acceleration in perpendicular direction. I told you all when teaching uniform circular motion कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसकी स्पीड उसको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवाने की कोशिश करती है, बट उसकी एक्सेलरेशन हमेशा उसको सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ खींचती है. उसकी एक्सेलरेशन एवरी टाइम इट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल.
और उसका ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है दैट इज ऑलवेज एट टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है तब भी उसकी वेलोसिटी हमेशा उसको बाहर की तरफ स्ट्रेट लाइन में ले जाने की कोशिश करेगी एंड उसका एक्सेलरेशन हमेशा उसको सेंटर की तरफ पुल करेगा। जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास एक इनर्शिया होता है, तो उस इनर्शिया की वजह से वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करता है। दैट ऑल वी विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो इसका रीजन आपको तब समझ में आएगा, बट राइट नाउ जस्ट रिमेंबर कि जब भी एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मींस दे आर एट 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर। ओके, now moving on to the next question. So the question number 10 and the last question of this chapter. An artificial satellite is moving on a circular orbit of radius 42250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to complete one revolution around the earth. So in this question, radius is given and time is given. And it's given कि जो satellite है वो circular orbit में revolve कर रही है। आपको पता है कि speed is distance upon time. Distance per unit time will give you the speed. अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो एक कंप्लीट सर्कल करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2πr एंड टाइम वो t लेगा। ओके, तो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड विल गेट द आंसर। सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू है 42250 अपॉन time is 24 hours. Okay, calculations looks to be difficult, but करना start करते हैं। तो 12 times is 24, 6 times is 12, 11 times is 22. अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करते हैं 42250, डिवाइड करना है इसको 7 and 6 दोनों से। तो लेट्स डिवाइड इट फर्स्ट विथ 6, 7 times is 42, 0 comes, अब 2 नीचे आ जाता है, तो you know that 2 zeros are 0. So again 2 will be the remainder. Now we can pull 5. 6. 4 times is 24. 1 is remainder. So now 0 will come down. 6. 1 times is 6. 4 is the remainder. Point लगा देते हैं इधर. And we'll get a 0. 6 times is 36. Okay. फिर उसके बाद वापस एक और 6 आ जाएगा क्योंकि वापस रिमाइंडर 4 ही बचेगा। ओके, तो हमारा आंसर आ जाता है 11 मल्टीप्लाइड बाय 7041.66 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 6 से हमने डिवाइड कर लिया है, अब 7 से हमें डिवाइड करना है। सो विल डिवाइड दिस आल्सो बाय 7। लेट्स क्विकली डू दैट। सो 7041.66 डिवाइडेड बाय 7। 7 1 टाइम्स इज 7, 0 आ गया, 0 कम्स 1। 7 0 टाइम्स इज 0, सो अगेन अ 0। फिर 4 आया, अब 4 तो 7 से छोटा है, तो 7 0 टाइम्स इज 0, रिमाइंडर अगेन 4, देन 1 will come down. I am showing each and every step बच्चों, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये 1 के बाद मैंने 2 0 क्यों लगाए। ओके, देन 41 हो गया, 7 5s are 35, the remainder will be 6. ना फिर पॉइंट आ जाता है, तो पॉइंट लगा देंगे हम। अब ये एक और 6 नीचे आया, सो 7 9s are 63। ओके, तो हमारा आंसर आ जाता है 11 times 1005.9। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत इजी होता है वो, है ना। 1005.9 मल्टीप्लाइड बाय 11, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1005.9 ही आ जाएगा। फिर 1 से एक क्रॉस लगाया, फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1005.9 एंड यहाँ पर पॉइंट। ओके, पॉइंट 2 बार इसलिए लगाया क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद, सॉरी अभी हम पॉइंट बाद में लगा देंगे, है ना। जब हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कंप्लीट तब उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। सो 9 इज देयर, 9 and 5 विल गिव यू 14, 6 0 1 1। तो हमारा आंसर आ जाता है 11064.9 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो स्पेस सैटेलाइट है उसकी स्पीड आ जाती है 10064.9 किलोमीटर पर आवर। आपकी एनसीईआरटी बुक में किलोमीटर पर सेकंड में वैल्यू दे रखी है, बट वी नीड नॉट चेक इट आउट। हम आंसर किलोमीटर पर आवर में लिख सकते हैं, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि हमें मेंशन नहीं किया गया है कि हम मीटर पर सेकंड में मेंशन करें अपने आंसर को या किस वैल्यू में मेंशन करें। सो वी कैन जस्ट मेंशन दैट इन किलोमीटर पर आवर ओनली एंड लीव इट लाइक दिस। आई विल शिफ्ट टू साइड सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। So by that we have completed all the questions of our NCERT book. So we have completed our entire chapter. Keep practicing and have a very nice day. Good day everyone.